तो आ गए सब लोग, शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1 सी कैटेगरी क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन इसके जो वेरिएशन है वो एग्जाम में शायद टफ हो के आ सकते हो। क्या हो सकता है मैं बताता हूँ। अभी के लिए क्वेश्चन ईजी है। सबसे पहले रिक्वायर्ड पार्ट पढ़े, क्या पूछ रहे हैं। डिटरमाइन वेदर ट्रांजैक्शन शुड बी अकाउंटेड एज असेट एक्विजिशन और बिजनेस कॉम्बिनेशन, ठीक है। 103 का क्वेश्चन है, इंडेक्स 103 का। कैलकुलेट गुडविल बीपीजी, pass journal entries in the books of Mini Limited as per Ind AS 103 and prepare balance sheet. Determine whether any adjustment is required in case of valuation received subsequent to acquisition. If yes, pass necessary entries. ठीक है, देखते हैं। Mini Limited is a manufacturing entity in textile industry. Mini Limited decided to reduce the cost of manufacturing by setting up its own power plant for their captive consumption. As per market research report, there is a non-operational power plant in nearby area. Hence, it is decided to acquire that power plant, which was having capacity of 80 megawatt along with the entire labor force. ये थोड़ा important. Along with its entire labor force. This power entity was owned by another entity, Max Limited. Mini Limited approached Max Limited for the acquisition of 80 megawatt of power plant with the following terms. Okay. Mini Limited will seek independent valuation for determining fair value of the power plant, value of other non-current assets and non-current financial liabilities was 11.1 million and 32 million respectively. Consideration agreed between both parties was 51 million. ये पीसी का पार्ट है, ये नेट असेट्स का पार्ट है, ठीक है। Both parties agreed to the terms and entered into agreement on 1st April 2001 with immediate effect, ठीक है। Due to unavoidable circumstances, valuation could not be completed by the time Max Limited finalizes its financial statements for the year ended 31st March X1. Max Limited's annual financial statements records the fair value of 80 megawatt power plant at 46.9 million with remaining useful life of 40 years, ठीक है। तो ये पावर प्लांट ये भी नेट असेट्स का पार्ट है। Max Limited also has a license to operate that power plant unrecorded in the books. फेयर वैल्यू 5 मिलियन, ये भी नेट असेट्स का पार्ट है। 6 months आफ्टर द एक्विजिशन डेट, ध्यान रखना 6 महीने बीत गए। मिनी लिमिटेड रिसीव्ड एन इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन विच एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू ऑफ पावर प्लांट एट 54.9 मिलियन। अब 2-3 चीज़ें ध्यान रखना। सबसे पहले पीसी दे दिया है, ठीक है, तो वो एक काम अपना ईजी हो गया। दूसरा, नेट असेट्स में 11.1 मिलियन आपकी नॉन करंट असेट्स है। आपका जो पावर प्लांट है उसकी 46.9 मिलियन की वैल्यू है आज की डेट, व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड। और ये 5 मिलियन की फेयर वैल्यू की इंटेंजिबल एसेट आएगी बुक्स में। क्यों? इंड AS 103 बोलता है कि अगर अक्वायरी की बुक्स में ऐसी कोई एसेट है जो उसने रिकॉर्ड नहीं की लेकिन आपके लिए, अक्वायरर के लिए वो बेनिफिशियल है, तो वो रिकॉर्ड आप करोगे। अक्वायरी की बुक्स में नहीं है, जाने दो। अक्वायरर विल रिकॉर्ड इट और उसको गुडविल से अलग दिखाएंगे। दूसरा लॉजिक सुनो, गुडविल क्या होता है? एक्सेस पीसी ओवर आइडेंटिफाइबल नेट असेट्स। अगर ये इंटेंजिबल असेट आइडेंटिफाइबल है तो इंड AS बोलता है उसको गुडविल के साथ मर्ज नहीं किया जाएगा। तीसरा लॉजिक, अगर अक्वायरी के पास ऐसा कोई हक है जो उसको एक अच्छी पोजीशन में रखता है तो अक्वायर से इसके भी पैसे मांगेगा ना, कि मुझे इस इंटेंजिबल असेट के भी पैसे दे, मैंने रिकॉर्ड नहीं किए फॉर एनी नंबर ऑफ रीजंस, बट मेरे पास ऐसा राइट है जो तेरे बेनिफिशियल है तो उसके भी पैसे दे। तो ये 3 लॉजिक है इंड AS 103 के हिसाब से कि ये इंटेंजिबल असेट भी बुक होना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़, एक इंड AS 103 का कंसेप्ट है मेजरमेंट पीरियड का। वो क्या बोलता है कि जिस दिन मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन हुआ उस दिन हो सकता है कि अक्वायरी की जो भी असेट्स है उसका अच्छे से वैल्यूएशन ना हो फॉर एनी रीज़न, बिकॉज बिल्डिंग है, मशीन है, उसका वैल्यूएशन करने में टाइम लगता है। तो इंड AS 103 1 साल का पीरियड देता है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन कि इस डेट पे आप प्रोविजनल बेसिस पे अपनी अमाउंट्स को एक बार रिकॉर्ड करके फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करके प्रेजेंट कर दो, गुडविल निकाल के। विद इन 1 ईयर जितने भी डेवलपमेंट्स हो, फ्रेश डेवलपमेंट्स नहीं, ध्यान रखना, फ्रेश डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। ऐसे डेवलपमेंट्स जो पहले थे लेकिन डेट ऑफ एक्विजिशन पे उसको हम डिटरमाइन नहीं कर पाए, फ्रेश डेवलपमेंट है, उनको इग्नोर करना है। लेकिन जो ऐसे फैक्टर्स जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए किस दिन पे, डेट ऑफ एक्विजिशन पे, और वो 1 साल के अंदर अंदर पता पड़े, तो आप उससे अपनी गुडविल को एडजस्ट कर सकते हो विद इन मेजरमेंट पीरियड। मेजरमेंट पीरियड बीत गया, फिर ज़िंदगी में कभी भी
गुडविल को रीस्टेट नहीं होगा अनलेस देयर इज इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट होगा तो गुडविल चेंज होगी, बाकी गुडविल चेंज नहीं होगी। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आइए इसको देख लेते हैं फटाफट से। डिटरमाइन वेदर द ट्रांजैक्शन शुड बी अकाउंटेड एज असेट एक्विजिशन और बिजनेस कॉम्बिनेशन। सर्टनली इंडिया 103 बोलता है बिजनेस इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज विच इज केपेबल ऑफ डूइंग बिजनेस। अब उसमें एक एंटायर लेबर फोर्स के साथ मैं पूरा पावर प्लांट अक्वायर कर रहा हूं, तो इट इज नॉट एन असेट एक्विजिशन, इट इज अ बिजनेस कॉम्बिनेशन। ये लिखना है इंग्लिश में, आंसर पढ़ लेना। ठीक है, इसमें कुछ खास है नहीं। देखो यहाँ पे power plant is acquired with its entire labor force which is capable of generating power, thus qualified of being termed as an integrated set of activities and assets capable of doing business, hence accounted as business combination। ठीक है, गुडविल में पीसी दिया है 51 मिलियन, आइडेंटिफाइबल नेट असेट्स अदर नॉन करंट असेट्स 11.1 मिलियन, 46.9 पावर प्लांट, 5 की इंटेंजिबल असेट और लायबिलिटीज 32 मिलियन की यहाँ से देखो अज्यूम की है, किधर गई ऊपर 32 मिलियन की। तो ये मेरी आइडेंटिफाइबल असेट्स आ गई कितनी 31 की, तो गुडविल क्या होगा 20 मिलियन का। बहुत सिंपल चल रहा है। एंट्रीज क्या पास करेंगे, जितनी असेट्स आई वो डेबिट, गुडविल डेबिट, लायबिलिटीज क्रेडिट, पीसी क्रेडिट, ये एंट्रीज हो जाएंगी आपकी। ठीक है, बैलेंस शीट पोस्ट एक्विजिशन में क्या होगा, सिंपल, जो असेट आई उसका जोड़ लगा दो, 2158 प्लस 46.9 जो असेट आई पावर प्लांट उसको ऐड कर दिया, ये एज इट इज़ है, ये एज इट इज़ है, गुडविल रिकॉग्नाइज की, डेफर्ड टैक्स एज इट इज़ है, अदर नॉन करंट असेट में 11.1 ऊपर से ऐड किया, इन्वेंट्रीज एज इट इज़ है, इन्वेस्टमेंट एज इट इज़, ट्रेड रिसीवेबल एज इट इज़। अच्छा, मेरी बैलेंस शीट में से 51 मिलियन मैंने दे दिए तो वो माइनस हो जाएंगे, पीसी मैंने पे किया, बाकी सब एज इट इज़। लायबिलिटीज़ में 32 मिलियन ऐड हो गया, बाकी एज इट इज़। बहुत सिंपल चल रहा है। अगर ऐसा लग रहा है उड़ा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं है, आपको खुद ऐसे ही सॉल्व करना है क्वेश्चंस। एग्जाम के अब 2 महीने 3 महीने बचे हैं, आप पूरा क्वेश्चन इतना बड़ा रफ में फेयर में नहीं कर सकते, बस बहुत ईजी चल रहा है। वैल्यूएशन सब्सिक्वेंट टू एक्विजिशन, मेजरमेंट पीरियड में, यहाँ देखना, मेजरमेंट पीरियड में 46.9 मिलियन से 54.9 मिलियन का वैल्यूएशन आया, तो 8 मिलियन से मेरी पीपीई बढ़ गई, तो मैं एंट्री क्या पास करूँगा, पीपीई टू गुडविल। गुडविल को 8 मिलियन से कम करके पीपीई को 8 मिलियन से बढ़ा दूंगा, डेप्रिसिएशन में भी इम्पैक्ट आएगा, बिल्कुल आएगा, तो 2 एंट्रीज पास करनी है, सिंपल है। देखो, पीपीई इंक्रीज बाय 8 मिलियन, गुडविल रिड्यूस बाय 8 मिलियन, डेप्रिसिएशन इंक्रीज बाय 8/40 इंटू 6/12। सी 6 महीने का पीरियड के बाद वैल्यूएशन हुआ है, तो 8 मिलियन 40 साल उसकी यूजफुल लाइफ है, इंटू 6/12 0.1 मिलियन का डेप्रिसिएशन पे इम्पैक्ट आएगा। और इसको रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करेंगे वैल्यूज ऑफ गुडविल, जैसे मैंने बोला कि एक साल तक आप गुडविल को एडजस्ट कर सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक वेरिएशन क्या आ सकता है कि पीसी दे दिया है तो पीसी कैलकुलेट करने को बोल सकता है एग्जाम में थोड़ा टफ बनाने के लिए। INA इंटेंजिबल नेट असेट्स में नेट असेट्स में कोई एडिशनल एडजस्टमेंट दे सकता है, बिजनेस कॉम्बिनेशन का शेयर बेस्ड पेमेंट दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। इंटेंजिबल एसेट में थोड़ा और डिटेलिंग कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन एग्जाम में इसको टफ बनाया जा सकता है, बिल्कुल। तो हम सिर्फ ये नहीं देख रहे कि ये क्वेश्चन कैसा है, हम इसका वेरिएशन भी सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है, तो एग्जाम में हमें कुछ नया ना लगे, है ना। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत ईजी है, एक बार देख लो, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ क्वेश्चन 2 पे। Infotech Global Limited, standalone entity, has a functional currency of USD and needs to translate its financial statement into the presentation currency. The following is the draft financial statement of Infotech Global Limited prepared in accordance with the functional currency. USD में financials है, INR में convert करने, ठीक है। बैलेंस शीट में PPE, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, कैश, शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, ट्रेड पेबल, लोन, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट दिया है, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, पीबीटी, इनकम टैक्स और प्रॉफिट, और एसओसी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी दिया है। शेयर कैपिटल वॉज इश्यूड व्हेन द एक्सचेंज रेट वॉज ₹70। रिटेन अर्निंग्स ऑन 1 अप्रैल वॉज INR 4 लाख। ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स दिया है पिछले साल का। On 31st March 2002, cumulative gain of 4,92,000 has been recognized in the foreign exchange reserve, which is due to translation of entity's financial statement into INR in the previous years. Dividend of $3,000 when exchange rate was 73.5. Profit for the year
previous year $8,000 which is INR 5,72,000 and current year 14,500 which was 10,72,985. For the sake of simplicity, items of income and expenses are translated at weighted average monthly rate as there has been no significant exchange rate fluctuation during the entire year and the business of the entity is not cyclical in nature. Relevant exchange rates दिए है, prepare financial statement and presentation currency. बहुत easy है, देखो ध्यान देना. एक कंसेप्ट इसमें क्या आता है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन रिजर्व का. जब मैं जितने भी बैलेंस शीट आइटम्स हैं उसको कन्वर्ट करता हूँ क्लोजिंग रेट पे, शेयर कैपिटल को मैं ट्रांसलेट करता हूँ हिस्टोरिकल रेट पे और पीएनएल आइटम्स को मैं ट्रांसलेट करता हूँ एवरेज रेट पे, तो बैलेंस शीट टैली तो होने से रही बिकॉज अलग अलग रेट्स पे हुआ है. तो जो भी बैलेंस शीट का डिफरेंस है उसको फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन रिजर्व में डाल दो, ऐसा बोलता है. जैसे हम सस्पेंस अकाउंट में डालते थे ना बचपन में, वैसा किया है इंडेस ने. ठीक है, तो उसका जो बैलेंस है प्रीवियस ईयर का वो 4,92,000 है. कन्वर्जन कैसे होगा, असेट्स एंड लायबिलिटीज का क्लोजिंग रेट पे, शेयर कैपिटल का हिस्टोरिकल रेट पे, पीएनएल का एवरेज रेट पे. ठीक है, रिटेन अर्निंग्स की एक नोट देखेंगे बाद में, अभी यहाँ पे देखो ध्यान रखो. तो इसकी 73 पे होगी, इसकी 75 पे होगी. 73 75 बराबर लिया ना मैंने, x2 73 x3 75 x2 7 अच्छा उल्टा x2 अच्छा उल्टा ले लिया, सॉरी. इसका 75 है और इसका 73, ये ध्यान रखना. एग्जाम में ऐसी गलती आप भी कर सकते हो भाई, मैंने की है, आप भी कर सकते हो. आप ज़्यादा होशियार हो तो नहीं कर सकते. ठीक है, तो पीपी, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, कैश सब क्लोजिंग रेट पे होगा. शेयर कैपिटल जिस टाइम पे इशू हुआ था उस टाइम पे होगा 70 पे. रिटेन अर्निंग्स कैसे आती है, ओपनिंग प्लस प्रॉफिट माइनस डिविडेंड, वो क्लोजिंग आती है. तो उसको रेट से हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते बिकॉज उसमें इंटरमीडिएट मूवमेंट्स होती है अमाउंट की. ठीक है, ट्रेड पेएबल और लोन को हम क्लोजिंग रेट पे कर देंगे. कुकर की सीटियां बजाते रहते हैं लोग. रिटेन अर्निंग्स के लिए नोट देखते हैं. ओपनिंग दिया है 4 लाख, ठीक है. ओपनिंग लास्ट ईयर का प्रॉफिट फॉर द ईयर 5,72,000 दिया है. किधर दिया है, ये रहा, वो ले लिया. लास्ट ईयर कोई डिविडेंड नहीं था तो क्लोजिंग आ गया, लास्ट ईयर का आ गया. फिर वही इधर कैरी फॉरवर्ड किया, प्रॉफिट दिया है, डिविडेंड कैसे आया 3,000 इंटू 73.5, तो ये मेरा क्लोजिंग रिटेन अर्निंग आया. ये मेरी बैलेंस शीट में चला जाएगा. सी, इसको हिस्टोरिकल रेट से किया, इसको हिस्टोरिकल रेट से, इसको क्लोजिंग रेट से किया, क्लोजिंग रेट. इसको जिस रेट पे हमने इशू किया था वो, ये 1,824,485, ये सीधा इधर आ गया. और फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन रिजर्व बैलेंसिंग फिगर कहाँ से आया देखना. मैंने बोला था बैलेंस शीट का जो डिफरेंस है उसको रिजर्व में जाने दो. 79,500 इंटू 75. सी, मेरा टोटल इक्विटी का यूएसडी का अमाउंट है 79,500 इंटू 75. इसको मैं क्लोजिंग रेट पे करूं तो इतना नंबर आना चाहिए मेरा, लेकिन आया कितना, इतना. क्यों, बिकॉज मैंने रिटेन अर्निंग्स में कुछ अलग एडजस्टमेंट किया है तो इतना डिफरेंस आया क्यूमुलेटिव. ठीक है, इसका मेरे को रिजर्व बनाना है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन रिजर्व. लास्ट ईयर में इतना ऑलरेडी क्रिएट कर चुका था तो 146,015 मैं ओसीआई से ट्रांसफर करूंगा. ये इधर दिया है देखो. ओसीआई में मेरा इतना एडजस्टमेंट आएगा. आंसर देखोगे तो उसमें ओसीआई का इतना एडजस्टमेंट दिखाया गया है. तो क्वेश्चन में कैच क्या था, रिटेन अर्निंग मूवमेंट से आएगा. जो बैलेंस है ट्रांसलेशन रिजर्व का वो क्यूमुलेटिव है, तो प्रीवियस ईयर का हटा के इस साल का एडजस्टमेंट करो. बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी. आपको अगर ट्रांसलेशन किस रेट्स पे करना है वो पता है तो बहुत ईजी क्वेश्चन था. ठीक है, आगे बढ़े. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है. एक बार पढ़ोगे आराम से आपसे खुद से सॉल्व हो जाएगा. एंटिटी ए ओन्स ऑल शेयर कैपिटल ऑफ एंटिटी बी एंड कंट्रोल्स एंटिटी बी, मतलब ए पेरेंट है, बी सब्सिडियरी है. ऑन 1 अप्रैल 2002 एंटिटी ए एक्वायर्ड अ बिल्डिंग फ्रॉम एंटिटी बी. बी से ए ने एक्वायर किया फॉर 600 lakhs that the group plans to use as a new head office. Entity B had purchased the building from third party on 1 April 2001 at 525 lakh. मतलब देखो ग्रुप की कॉस्ट तो 525 ही है. बी ने ए को 600 में बेचा, वो तो इंटर ग्रुप है. बी की कॉस्ट क्या है 525, तो ग्रुप की कॉस्ट क्या है 525, बिकॉज बाहर से बिल्डिंग तो 525 में ही आई है. एट दैट टाइम बिल्डिंग was assessed to have a useful life of 21 years and residual value 0. On 1st April 2002, the carrying amount of the building was 500 lakhs. कैसे 525 divided by 21,
ठीक है, 25 का डेप्रिसिएशन, तो 525 माइनस 25, 500, ठीक है। In the NTTB's individual financial statement, the estimated useful life measured on 1st April 2002 is 20 years and residual value is nil. Method of depreciation is straight line. Pass entries in both the books and group की books. देखो, accounting to be done as if it is done in the books of parents. Consolidation में देखो, A B को ओन करता है लेकिन सेल उल्टा हुआ है, ठीक है। तो B की बुक्स में कैसी एंट्री होगी? थर्ड पार्टी से उसने परचेज किया 525 में, एक साल डेप्रिशिएट किया और ए को बेच दिया 600 में, 100 का प्रॉफिट उसने अपने इंडिविजुअल बुक्स में रिकॉर्ड किया होगा। ए की बुक्स में क्या एंट्री आएगी? 600 में उसने परचेज किया, ठीक है, बी से, और डेप्रिशिएट किया। अब यूजफुल लाइफ 20 साल बची है तो 30 का डेप्रिसिएशन। लेकिन ग्रुप की बुक्स में 100 का मेरा जो प्रॉफिट है वो भी एलिमिनेट हो जाएगा और 5 का एक्सेस डेप्रिसिएशन भी एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे? सी, ग्रुप के लिए तो डेप्रिसिएशन 25 ही है, 525 डिवाइडेड बाई 21। ये तो 600 में अक्वायर हुआ, इसलिए जो एक्सेस डेप्रिसिएशन है कितना? 5 का, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। सी, अगर ए कितने का डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा है? 30 का, लेकिन ग्रुप का डेप्रिसिएशन कितना है? 25 का, तो 5 का एक्सेस डेप्रिसिएशन भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। इतना सही क्वेश्चन था, बहुत ईजी है, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान अब देना स्टार्ट कर देना अगर नहीं दे रहे थे अभी तक तो। कंसोलिडेशन का क्वेश्चन है और थोड़ा सा मुझे लगा नया है, मुझे खुद सॉल्व करने में 1 घंटा लगा था। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने जैसा, 3-4 पॉइंट्स भी है, तो दिमाग खोल लेना और शांति से सुनना। अच्छे से क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। क्या है? ईश्वर लिमिटेड होल्ड्स इन्वेस्टमेंट्स इन विनायक लिमिटेड। द ड्राफ्ट बैलेंस शीट्स ऑफ 2 एंटिटीज ऑन 31 मार्च 2004 इज एज बिलोस। पीपी इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट को हाईलाइट कर दो क्योंकि ये सीएफएस में नेट ऑफ हो जाएगा। सर इसमें रिक्वायर्ड पार्ट क्यों नहीं पढ़ा? अरे इतना बड़ा क्वेश्चन है तो कंसोलिडेशन का ही होगा, ऐसा सोच के पढ़ो यार। इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। इक्विटी में 3 कंपोनेंट है, शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग और अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी। नॉन करंट लायबिलिटी में प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफर्ड टैक्स। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, दोनों की बैलेंस शीट भी है, ठीक है। यहां से अदर इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, ईश्वर लिमिटेड्स इन्वेस्टमेंट इन विनायक लिमिटेड। ऑन 1st April 2001, Ishwar Limited acquired 400 million shares in Vinayak Limited by means of share exchange of 1 share for every 2 shares acquired in Vinayak Limited. On 1st April 2001, market value was 7. 400 मिलियन शेयर्स अक्वायर किए थे 1st April 2001 को, तो मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन क्या हुआ? 1st April 2001। 400 मिलियन शेयर्स अक्वायर किए, कितने मिलियन शेयर्स है विनायक लिमिटेड के? 500 मिलियन। तो कितना कंट्रोल है सर? 80%, तो 80% कंट्रोल है, ठीक है। इतना इन्फ्रेंस आ गया, 7 रुपए का शेयर था। ईश्वर लिमिटेड अपॉइंटेड अ प्रोफेशनल फर्म फॉर कंडक्टिंग ड्यू डिलिजेंस फॉर एक्विजिशन ऑफ विनायक लिमिटेड, द कॉस्ट ऑफ विच अमाउंटेड टू 15 मिलियन। Ishwar Limited has included these acquisition cost in the carrying amount of investment in Vinayak Limited, जो कि गलत accounting treatment है, in the draft balance sheet of Ishwar Limited. There has been no change in the carrying amount of this investment in Ishwar Limited's own balance sheet since 1st April 2001। मतलब ये गलत accounting treatment है, तो इन्वेस्टमेंट में से 15 मिलियन हटाना पड़ेगा। इतना समझ में आ गया, ठीक है। On 1st April 2001, the individual financial statements of Vinayak Limited shows the following balance sheets. जो अक्वायरी है उसकी बुक में रिटेन अर्निंग 750 मिलियन, अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी 25 मिलियन। The directors of Ishwar Limited carried out a valuation exercise to measure the identifiable assets and liabilities of Vinayak Limited on 1st April 2001. Following matters emerged. Property having carrying value of 800 million, जिसमें लैंड 350 था और बिल्डिंग 450 था, had an estimated fair value of 1000 million, जिसमें लैंड 400 था और बिल्डिंग 600 था। The building component of property had an estimated useful life of 30 years on 1st April 2001. देखो लैंड तो डेप्रिशिएट होती नहीं है। Plant and equipment having carrying amount of 600 million had an estimated fair value of 700 million. The estimated useful life of this plant on 1st April 2000 X1 was 4 years. None of this plant and equipment has been disposed between 1st April to 31st March. ठीक है, मतलब जो भी उस टाइम पे एक्वायर किया था वो आज भी एंटिटी बिजनेस यूज कर रहा है। On 1st April 2000 X1, the notes to the financial statements of Vinayak Limited disclosed a contingent liability. On 1st April X1, the fair value of contingent liability was reliably measured at 30 million.
The contingency was resolved in a year ended 31st March 2000 and no payment were required to be made by Vinayak Limited in respect of this contingent liability. लेकिन डेट ऑफ एक्विजिशन पे कंटिंजेंट लायबिलिटी थी और उसकी फेयर वैल्यू कितनी थी 30 मिलियन. The fair value of investment have not reflected in the individual financial statements of Vinayak Limited. In the consolidated financial statement, the fair value adjustment will be regarded as temporary differences for the purposes of computing deferred tax. Rate of deferred tax is 20%. देखो deferred tax adjustment आया मतलब ऐसा धक धक चालू, बट ऐसा नहीं करना है, ठीक है. हम होशियार लोग हैं, हम अच्छे से सॉल्व करेंगे. Directors of Ishwar Limited use proportionate share of net assets method when measuring NCI in Vinayak Limited in the consolidated financial statement. ठीक है. इम्पेयरमेंट रिव्यू ऑफ गुडविल, नया कंसेप्ट, नया मतलब इस क्वेश्चन में. नो इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल ऑन एक्विजिशन ऑफ विनायक लिमिटेड वॉज एविडेंट व्हेन रिव्यूज वेर कैरिड आउट ऑन 31st March X2 and X3. On X4, the directors of Ishwar Limited carried out a further review and concluded that the recoverable amount of net assets of Vinayak Limited was 2000 million. Vinayak Limited is regarded as single CGU for the purposes of measuring goodwill impairment. Provision और एक point. On 1st April X3, Ishwar Limited completed the construction of non-current asset with an estimated useful life of 20 years. The costs of construction were recognized in the property, plant and equipment and depreciated appropriately. Because decommissioning restoration cost, अगर मेरा इंडेस 16 का Q&A सेशन देखा है तो उसमें ऐसा एक क्वेश्चन था जो decommissioning cost पे बेस्ड था. Ishwar Limited has a legal obligation to restore the site on which non-current asset is located on 31st March 2X43, अगले 40 साल बाद. The estimated cost of restoration work at that time is 125 million. Directors of Ishwar Limited has made a provision of 6.25 million. गधेड़े हैं इन लोगों ने, इंडिया 16 नहीं पढ़ा कि प्रेजेंट वैल्यू पे प्रोविजन होता है. इन द ड्राफ्ट बैलेंस शीट द अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट टू यूज रेलेवेंट कैलकुलेशन 6%. क्यों? इसका प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए. एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी पेएबल इन 20 years इज 31.2 पैसा, मतलब 0.312 इज माई डिस्काउंटिंग फैक्टर. प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज एट 31st March X4. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कंसिडर डिफर्ड टैक्स इम्प्लीकेशंस. क्वेश्चन का समरी सुनो. पेरेंट ने सब्सिडियरी को अक्वायर किया 31/4/2000 X1 को, 3 साल पहले, और बैलेंस शीट पूछ रहा है 3 साल बाद का. ठीक है. तो डेट ऑफ एक्विजिशन के बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं आपके पास. ठीक है. फिर 3 साल के बाद डेट ऑफ बैलेंस शीट के एडजस्टमेंट्स हैं, और डेट ऑफ बैलेंस शीट में आपको गुडविल इंपेयरमेंट भी है. डेट ऑफ बैलेंस शीट पे आपको डीकमिशनिंग रिस्टोरेशन का प्रोविजन भी है, और डेट ऑफ एक्विजिशन एज वेल एज डेट ऑफ बैलेंस शीट में आपको डेफर्ड टैक्स का इम्प्लीकेशन भी देखना पड़ेगा. तो क्वेश्चन थोड़ा तगड़ा है क्योंकि डेट ऑफ एक्विजिशन, फिर सब्सिक्वेंट, फिर बैलेंस शीट बनानी है, बहुत सारी वर्किंग नोट्स आएंगी, बहुत सारे इंटरमीडिएट पीरियड के एडजस्टमेंट्स आएंगे. ठीक है. तो आई एडवाइस कि एक बार आप क्वेश्चन वापस एक बार पढ़ लो. ठीक है. मैं खुद एक बार वापस पढ़ के क्वेश्चन में जंप करता हूँ ताकि स्मूथली मैं आपको पूरा क्वेश्चन करा सकूँ और आपके दिमाग में भी एक बार में फिट हो जाए. अच्छे से एक बार पढ़ लो. ठीक है. चलो, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन वापस पढ़ लिया है. ठीक है. माई फर्स्ट टारगेट इन दिस क्वेश्चन इज PC, नेट एसेट्स एंड गुडविल. ठीक है. तो उससे मुझे डेट ऑफ एक्विजिशन के मेजर एडजस्टमेंट्स पता चल जाएंगे. PC देखते हैं. 1 शेयर फॉर एवरी 2 हेल्ड. तो 400 मिलियन शेयर्स एक्वायर किए तो बहुत सिंपल है कि 200 मिलियन शेयर्स मैंने इशू किए होंगे और मेरे शेयर्स की वैल्यू 7 रुपये थी तो 1400 मिलियन, ये मेरा PC आ गया. सर इतना ईजी? हाँ, PC में कुछ है ही नहीं ना, एक ही लाइन तो बोली है PC की, इसके हिसाब से PC निकल गया. ठीक है. आगे बढ़े. नेट आइडेंटिफाइबल असेट्स में थोड़ा ध्यान देना. नेट आइडेंटिफाइबल असेट्स निकालने के लिए दो रास्ते होते हैं. मेरे पास डेट ऑफ एक्विजिशन की एक्वायरी की बैलेंस शीट है, उसमें मैं असेट का टोटल लगाऊंगा और लायबिलिटीज़ माइनस कर दूंगा फेयर वैल्यू पे. ये एक वे आउट है. दूसरा वे आउट क्या है? इक्विटी प्लस रिजर्व्स लगा लूँ, दोनों का आंसर सेम आएगा. इसमें दिया क्या है? डेट ऑफ एक्विजिशन की एक्वायर की बैलेंस शीट दी है? नहीं. क्या दिया है? रिटेन अर्निंग दिया है, अदर इक्विटी दिया है और शेयर कैपिटल दिया है. तो हमें दूसरे अप्रोच से नेट आइडेंटिफाइबल असेट्स निकालने पड़ेंगे और उसमें फेयर वैल्यू के एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे. अगर मेरे पास उस टाइम की बैलेंस शीट होती तो मैं असेट्स में ही फेयर वैल्यू का एडजस्टमेंट करके निकाल देता, लेकिन है नहीं. तो मेरे पास शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है और अदर इक्विटी है, तो उसमें मैं फेयर वैल्यू के एडजस्टमेंट करूँगा. ये नेट आइडेंटिफाइबल असेट्स के लिए हमें करना पड़ेगा. कैसे करेंगे देखो. और ये देखो, ये बैलेंस शीट्स है थाउजेंड्स में और यहाँ पे अमाउंट्स है मिलियंस में. तो मैंने पूरा जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो मिलियंस में किया है. ठीक है.
500 का शेयर कैपिटल, 750 का रिटेन अर्निंग और अदर इक्विटी, ये दिया है। अब फेयर वैल्यू के एडजस्टमेंट्स आएंगे, किस में? देखो लैंड 50 से बढ़ा, कहाँ से बढ़ा सर? 50 से। यहाँ देखो लैंड कंपोनेंट 350 मिलियन से कितना हो गया? 400 मिलियन, तो 50 का इंक्रीज हुआ। बिल्डिंग कंपोनेंट 450 का 600, 150 का इंक्रीज, और प्लांट एंड इक्विपमेंट में 600 का 700, तो 100 का इंक्रीज। तीनों फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट मैंने कर दिए, 50, 150 और 100। सर इसका डेप्रिसिएशन का, अरे वो तो अगले साल लगेगा ना, डेट ऑफ एक्विजिशन पे तो मैं सिर्फ फेयर वैल्यू एडजस्ट करूंगा। अब इसमें कंसोलिडेशन में कैसा होगा, एक साल बाद हम जब बैलेंस शीट बनाया तब डेप्रिसिएशन देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। दिस इज डेट ऑफ एक्विजिशन। कंटिंजेंट लायबिलिटी मुझे रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंड AS 103। तो मैंने 30 मिलियन की फेयर वैल्यू की जो कंटिंजेंट लायबिलिटी है वो भी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में डाल दी, देखो यहाँ पे, राइट। और डेफर्ड टैक्स कैसे आया देखना ध्यान से। बुक्स में मैंने 50 से बढ़ा दी क्या अपनी वैल्यू, तो मैं डेप्रिसिएशन भी ज़्यादा लूँगा, बट टैक्स में मुझे कम मिलेगा। क्या इसका क्लेम डेप्रिसिएशन का? तो इससे क्या होगा, एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी। जब असेट की वैल्यू बढ़ती है बुक्स में और टैक्स बेस उसका नहीं बढ़ता, तब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होती है। समझ रहे हो? जब लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है और टैक्स बेस में उसका कुछ नहीं होता, तो डेफर्ड टैक्स असेट क्रिएट होता है। ठीक है, आई होप इतना बेसिक आपको डेफर्ड टैक्स थोड़ा पता है। तो लैंड की वैल्यू बढ़ी, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू बढ़ी, तो इन तीनों में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगा। लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ी कंटिंजेंट, तो उसमें डेफर्ड टैक्स असेट क्रिएट होगा। तो नेट 270 का डेफर्ड टैक्स में इंपैक्ट आएगा, जिसका 20% रेट है, तो 54 मिलियन की मेरी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आएगी, वो भी लेस हो गया। तो 1491 ये मेरा नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स आया। नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स कैसे आया? वापस से मैंने वो अप्रोच लिया, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स का, उसमें फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट किए, उसमें डेफर्ड टैक्स का एडजस्टमेंट किया, तो मेरा 1491 का डेट ऑफ एक्विजिशन का नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स आया 1400 PC। 1491 इज माई नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स। NCI क्या आएगा? 1491 का 20%, क्यों? PSNL में मेजर हो रहा है NCI 298.2। तो गुडविल कैसा आएगा? PC 1400 प्लस 298.2 अपना NCI माइनस 1491 नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स 201.2 गुडविल आ गया। ये मेरे क्वेश्चन का फर्स्ट टारगेट कंप्लीट हो गया। क्या? गुडविल तक पहुंचना डेट ऑफ एक्विजिशन पे। तो मैं बोल सकता हूँ डेट ऑफ एक्विजिशन के एडजस्टमेंट हो गए, काइंड ऑफ बोल सकता है, यस। अब बहुत सारी PPE की कथा की है इधर से, देखो इधर से सब चीज़ें PPE पे चल रही हैं। तो मैंने ऐसा सोचा PPE पे एक सेपरेट नोट बना के फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या नंबर्स आएंगे वो अभी से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ नोट से हमें नंबर डालने हैं, ठीक है, देखते हैं। तो PPE की मैंने एक सेपरेट नोट बनाई है, ध्यान देना इधर। पेरेंट की 26201850 गिवन है, ठीक है। उसमें फेयर वैल्यू बढ़ी 300 की, कैसे? यहाँ पे देखो 50 प्लस 150 प्लस 100, 300 से मैंने फेयर वैल्यू बढ़ाई, 50 लैंड की, 150 बिल्डिंग की और 100 प्लांट एंड इक्विपमेंट की। अब ध्यान देना, जैसे ही फेयर वैल्यू बढ़ेगी मेरा डेप्रिसिएशन बढ़ेगा। कैसे? बिल्डिंग की यूजफुल लाइफ कितनी बताइए? 30 ईयर्स, तो 150 का इंक्रीज डिवाइड बाई 30 ईयर्स, और साल कितने बीत चुके हैं? 3, तो 150 डिवाइड बाई 30 इंटू 3, 15 का एनहांस्ड डेप्रिसिएशन किस पे? बिल्डिंग पे। लैंड पे आएगा नहीं। एनहांस डेप्रिसिएशन और प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी में कितना इंक्रीज हुआ है? 100 का। यूजफुल लाइफ कितनी थी? 4, साल कितने बीत चुके हैं? 3, तो 75 का एनहांस डेप्रिसिएशन मुझे इसमें भी क्लेम करना पड़ेगा। और ये मुझे सब्सिडियरी में एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, क्यों? होल्डिंग के तो असेट्स है ही नहीं, सारा जो एडजस्टमेंट है वो किस में? सब्सिडियरी के असेट्स में। बात समझ में आ रही है? क्या किया हम? ये कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में PPE का क्या नंबर आएगा। कौन सी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट? 31 मार्च X4 की, आफ्टर 3 ईयर्स ऑफ डेट ऑफ एक्विजिशन, तो उसमें 3 साल का डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। इतना आ गया। अगर डीकमीशनिंग एंड रिस्टोरेशन का कोई पॉइंट ना होता तो यही अमाउंट्स मेरी बैलेंस शीट में आती, ये जो अभी कैलकुलेट करता, लेकिन एक डीकमीशनिंग रिस्टोरेशन का पॉइंट है। क्या है? देखते हैं यहाँ पे। सी 14X3 को एक डीकमीशनिंग, मतलब जिस दिन मैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना उसके एग्जैक्ट 1 साल पहले 125 मिलियन का ऐसा भूल रहा है कि 40 साल बाद मुझे 125 मिलियन का खर्चा होने वाला है, ठीक है। और उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या है?
0.312, तो 125 इंटू 0.312 इतना मुझे प्रोविजन करके असेट में ऐड करना पड़ेगा, करेक्ट, ठीक है। लेकिन ये तो 1 साल पहले किया था, तो 2 चीज़ होगी, असेट मैंने जैसे ही बढ़ाई तो 39 मिलियन का प्रपोर्शनेट डेप्रिसिएशन भी बुक्स में आएगा, हाँ सर। और 39 मिलियन से मैंने जब प्रोविजन बढ़ाया तो उसका इंटरेस्ट का अनवाइंडिंग एट द रेट ऑफ कितना 6% इंटरेस्ट से मेरा प्रोविजन बढ़ेगा, हाँ सर। देखो DSR, जब डिकमिशनिंग रिस्टोरेशन का अकाउंटिंग करते हो तो 2 अकाउंट्स होता है आपके पास, एक होता है आपका मशीनरी अकाउंट जिसमें आपने उस अमाउंट को ऐड कर दिया है, उससे आप डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो, और एक होता है आपका प्रोविजन अकाउंट जिसमें आप इंटरेस्ट बढ़ा के प्रोविजन को बढ़ाते हो, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देखना, असेट में मैंने 39 मिलियन बढ़ा दिया, देखो यहाँ पे, और उसमें कितना डेप्रिसिएशन आएगा 1.95 का, कैसे, 20 साल की यूजफुल लाइफ है। 39 का मैंने प्रोविजन भी बढ़ाया और उस पर 6% से इंटरेस्ट का अनवाइंडिंग होगा, तो 41.34 पे मेरा क्लोजिंग प्रोविजन आएगा और 37.05 पे मेरा क्लोजिंग असेट आएगा, ठीक है। और इसका जो नेट इम्पैक्ट है वो मेरा रिटेन अर्निंग्स में भी जाएगा, कैसे, ध्यान देना। इन लोगों ने, गधेड़ों ने कितना प्रोविजन किया, 6.25 मिलियन का, करना कितना चाहिए था 2.34 मिलियन का, और एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन कितना क्लेम करना चाहिए था 1.95 का, तो इतना 1.94 मिलियन का मुझे रिटेन अर्निंग में एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा। सी अल्टीमेटली मैं 1 साल बाद जब बैलेंस शीट बनाऊंगा तब प्रॉफिट एंड लॉस से सब रूट होके कहाँ आएगा, एंड में तो रिटेन अर्निंग्स में ही आएगा, ठीक है। तो मुझे रिटेन अर्निंग्स में 1.94 मिलियन का एक एडजस्टमेंट लगेगा। ये सर कहाँ करेंगे हम, जब कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स मंगाएंगे ना, जब कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स बनाएंगे तब। अच्छा, ये अमाउंट तो पेरेंट्स की बुक में है, तो हम अभी सब्सिडरी का कर रहे थे। अरे हम लोग ये कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे कि कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में होल्डिंग प्लस सब्सिडरी के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या नंबर आएगा, तो इसमें हमने पेरेंट का जो प्रोविजन है वो भी कंसिडर कर लिया। तो प्रोविजन फॉर रिस्टोरेशन करके मेरा असेट बढ़ेगा कितने से, 31.05 से, कितना 39 माइनस 1.95 का जो डेप्रिसिएशन आएगा वो। तो हमने पीपी रिलेटेड दोनों की बुक्स में सारे एडजस्टमेंट्स कर दिए। क्या, हमने सब्सिडरी के फेयर वैल्यू का भी एडजस्टमेंट कर दिया और पेरेंट के प्रोविजन फॉर रिस्टोरेशन कॉस्ट का भी एडजस्टमेंट कर दिया। अब पीपी का कोई एडजस्टमेंट नहीं बचा, तो सबका जोड़ लगाएंगे तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जो पीपी का नंबर आएगा वो आ जाना चाहिए। देखो 4717.05, ये मेरा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में पीपी का नंबर आएगा। सर इसमें पीपी में इतना ध्यान क्यों दिया, बिकॉज बहुत सारे एडजस्टमेंट थे इसके पर्टेनिंग, अब खास कोई एडजस्टमेंट नहीं बचते, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, आगे बढ़े लाइफ में, ठीक है। अब हम आए सब्सिक्वेंट रिटेन अर्निंग में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ध्यान से सुनना। अब हम यहाँ पे ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे रिटेन अर्निंग्स क्या आएगी। इससे पहले क्या कैलकुलेट किया, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट्स में पीपी में क्या नंबर आएगा, और अब रिटेन अर्निंग्स में। तो रिटेन अर्निंग्स दिया कितना है सर, दिया कितना है 1050 और 50 अदर इक्विटी और रिटेन अर्निंग, तो ले लिया। यहाँ पे देखो प्लस इंक्रीज इन फेयर वैल्यू कितना 300, कैसे, 50 लैंड का, 150 प्लांट अपना 150 बिल्डिंग का और 100 प्लांट एंड मशीनरी का, वो ले लिया। इंक्रीज डेप्रिसिएशन 15 + 75 कहाँ से आया, यहाँ से 15 + 75 90 का इंक्रीज, ये भी तो रिटेन अर्निंग्स में इंपैक्ट करेगा, किसके, सब्सिडरी के, क्यों, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट सब्सिडरी में है। और मेरा फेयर वैल्यू इंक्रीज कितने से हुआ 300 से, डिक्रीज कितने से हुआ 90 से, तो 210 इंटू 20% 42 मिलियन का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी आएगा, ठीक है। तो ये कौन सा नंबर आया 1218। सर ये नंबर कौन सा है, क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स, क्या वापस से क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स। अदर इक्विटी में 50 हो गया और ओपनिंग कितना था 25, तो सीधा सीधा इंक्रीज कितना हुआ है 25 का ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। अदर इक्विटी में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है तो बहुत सिंपल अप्रोच रखा है, ठीक है। अब ध्यान देना वापस से, जब मैं कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स बनाऊंगा तो ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स कितनी, किसकी लूंगा, पेरेंट की। उसमें क्या ऐड करूंगा, सब्सिडियरी का शेयर। सब्सिडियरी का शेयर क्या होता है कि जितना सब्सिडियरी ने ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स कमाया है उसका 80%, ठीक है। तो अब ध्यान देना, मेरे पास क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स है
मेरे पास ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स है, ये कहाँ से आई बताता हूँ। तो ये इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग्स ओवर 3 ईयर्स, इसका ही 80% होल्डिंग को मिलेगा वापस से। मेरे पास क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स है, मेरे पास 3 साल पुरानी ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स है, तो दोनों का डिफरेंस वही ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स मैंने कमाया है, एंड उसी का 80% होल्डिंग को मिलेगा, 20% एनसीआई को मिलेगा। ठीक है, क्लोजिंग 1218 आया। सर ये ओपनिंग कहाँ से लाए, ध्यान देना इधर देखो। मैं जब डेट ऑफ एक्विजिशन के यहाँ पे एडजस्टमेंट्स कर रहा था, ठीक है, वो कैसे किए थे, शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग्स प्लस अदर इक्विटी प्लस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। तो ये मेरा नेट असेट्स है, नेट असेट्स। इसमें से मैंने क्या किया, ये दोनों उड़ा दिए, क्या ये और ये हैं, हाँ मैंने क्या किया, टोटल नेट असेट्स में से इक्विटी, शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी उड़ा दिया, तो क्या आया मेरा ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स। इसका अगर आप मॉड्यूल में या आरटीपी में जो कैलकुलेशन किया है ना, इतना भयानक है ना कि देख के चक्कर आ जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सिंपल अप्रोच लिया, आंसर सेम आया। मैंने क्या किया, टोटल नेट असेट्स में से इक्विटी उड़ा दिया और अदर इक्विटी उड़ा दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल उड़ा दिया, अदर इक्विटी उड़ा दिया, तो क्या आया मेरा ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, तो इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग्स क्या हुआ 252, इसका 80% किसको मिलेगा, पेरेंट को, 20 किसको मिलेगा, सब्सिडियरी को, सॉरी 20 किसको मिलेगा, एनसीआई को। मैं जो आपके भेजे में भेज रहा हूँ वो जा रहा है वापस से। क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स है, ओपनिंग मैंने वर्कआउट कर लिया, दोनों का डिफरेंस इज इंक्रीज इन नेट असेट्स, उसका शेयर किसको मिलेगा, पेरेंट को और एनसीआई को। तो अब ये जो नंबर है ना, इसका जो टोटल आएगा ना, ये मेरे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ये नंबर जाएगा। बट इस नंबर को वर्कआउट करने के लिए फर्स्ट आई हैव टू अंडरस्टैंड कि सब्सिडियरी ने ओवर अ पीरियड ऑफ 3 साल कितना कमाया है। तो होल्डिंग का रिटेन कितना है, होल्डिंग का रिटेन अर्निंग 2865, उसमें देखो ये मैंने लोचा मारा था, क्या किया था, 15,000 का जो कॉस्ट इनकर किया था किसके वैल्यूएशन के लिए, वो मैंने इन्वेस्टमेंट में डाल दिया था, उसको उससे हटा के, वो खर्चा है तो उसको रिटेन अर्निंग से एडजस्ट किया खर्चा मान के। रिस्टोरेशन प्रोविजन में मैंने बोला था कि 1.94 का इम्पैक्ट है, 1.94 1.96 है, 6.25 माइनस 2.34 माइनस 1.96 का एडजस्टमेंट मैंने बताया था, कैसे, जितना प्रोविजन क्रिएट करना चाहिए था, जितना हुआ है, और डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट। तो 1.96 ये भी तो इधर से होगा एडजस्ट। ठीक है, प्लस पोस्ट प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडियरी 252 का 80%, 252 का 80%, 201.6 ये आ गया। गुडविल इंपेयरमेंट अभी बताता हूँ। अदर इक्विटी 1250 है, इंक्रीज कितना है 25, तो 25 का 80% किसको मिलेगा, पेरेंट को। अब गुडविल इंपेयरमेंट पे आते हैं। गुडविल इंपेयरमेंट हो गया तो फाइनली हमको हमारा कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग मिल जाएगा। जब एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट असेट्स से मेजर होती है, तब जो गुडविल आती है उसको बोलते हैं पार्शियल गुडविल, और उसका जो भी इंपेयरमेंट होता है, इंपेयरमेंट लॉस, वो एट्रीब्यूट होता है पेरेंट को, एनसीआई को नहीं, बिकॉज एनसीआई को मैंने फेयर वैल्यू पे कभी लाया ही नहीं था, तो गुडविल का खर्चा क्यों भुगते भाई, ऐसी बात है। अब जो मेरा गुडविल है बैलेंस शीट में वो पार्शियल है, उसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ अपना नेट असेट्स और रिकवरेबल अमाउंट किसके, सब्सिडियरी के, और वो पूरे हैं, मतलब रिकवरेबल अमाउंट पूरी सब्सिडियरी का है, नेट असेट्स पूरे सब्सिडियरी का है, और गुडविल पार्शियल है। तो इंड एस बोलता है कि रिकवरेबल अमाउंट और नेट असेट्स में आपका जितना शेयर है उससे गुडविल कंपेयर करो। तो रिकवरेबल अमाउंट 2000 की है, मेरा शेयर कितना है 80%, 1600 आ गया। कैरिंग अमाउंट 1768, सर कहाँ से आया कैरिंग अमाउंट, देखना यहाँ से आया, $1218 प्लस 50 प्लस 500 1768, देखो कहाँ से आया, 1218 मेरा रिटेन अर्निंग्स है, प्लस 50 का अदर इक्विटी प्लस 500 का। ये मैं कब कर रहा हूँ, ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन, क्या, गुडविल इंपेयरमेंट। तो रिकवरेबल अमाउंट 1600 है, कितना है 2000 का 80%, जो पेरेंट का हक है। कैरिंग अमाउंट 80% जिस पे मेरा हक है, उसमें मैंने गुडविल ऐड किया और मेरा इंपेयरमेंट आया 21.6। गुडविल का इंपेयरमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं ध्यान देना, गुडविल का इंपेयरमेंट कैसे होता है ध्यान देना, इंपेयरमेंट ऑफ असेट्स के स्टैंडर्ड में दिया है। इंपेयरमेंट होता क्या है, रिकवरेबल अमाउंट माइनस कैरिंग अमाउंट। ठीक है, इस कैरिंग अमाउंट में गुडविल को ऐड कर दो और फिर कंपेयर करो।
जितना भी इम्पेयरमेंट आया वो पहले गुडविल की अमाउंट से एडजस्ट होगा और फिर कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट से एडजस्ट होगा वापस से। जितना भी कैरिंग अमाउंट है उसमें गुडविल को अलोकेट कर दो, फिर रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करो। जितना भी इम्पेयरमेंट आया वो पहले गुडविल खाएगा और उसके बाद असेट्स खाएगी। तो 21.6 का जो इम्पेयरमेंट है ऑफ गुडविल, दिस विल बी अलोकेटेड टू पेरेंट और गुडविल में से उतना लेस हो जाएगा। कैसे आया? सी 1414.4 का मेरा असेट का शेयर है प्लस 207.2 इतना मेरा गुडविल है माइनस 1600 21.6 इतना मेरा गुडविल का इम्पेयरमेंट है। ये पूरा अलोकेट होगा पेरेंट को और गुडविल इतने से एडजस्ट हो जाएगी। समझ में आया क्या करना है? जितना रिकवरेबल अमाउंट में मेरा शेयर है, जितना कैरिंग अमाउंट में मेरा शेयर है, उससे मेरी पार्शियल गुडविल को कंपेयर करना है। सर अगर ये फुल गुडविल होती तो पूरी रिकवरेबल अमाउंट आती, पूरी कैरिंग अमाउंट आती, पूरी गुडविल से कंपेयर होता और फिर इम्पेयरमेंट का अलोकेशन होता। ठीक है, तो ये मेरा गुडविल इम्पेयर हो गया कितना 21.6। इसका मार्क किसको पड़ रहा है? पेरेंट को। देखो पेरेंट के रिजर्व से एडजस्ट हो रहा है। तो फाइनली ये सब करने के बाद रिटेन अर्निंग्स कितना आया? 3031.96। दो एक्सरसाइज हमने बहुत बड़ी की। सबसे पहली एक्सरसाइज की हमने पीपीई में, दूसरी एक्सरसाइज की हमने रिटेन अर्निंग्स में। रिटेन अर्निंग्स में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग्स कैसे निकाला? क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स ऑफ सब्सिडियरी, ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स ऑफ सब्सिडियरी, उन दोनों का डिफरेंस, उसका 80% किसको गया? पेरेंट को गया। दूसरा हमने गुडविल का इम्पेयरमेंट चेक किया और गुडविल कौन सी थी? पार्शियल। तो मैंने रिकवरेबल अमाउंट का 80% लिया, कैरिंग अमाउंट का 80% लिया, गुडविल तो वैसे ही 80% पे थी, गुडविल का इम्पेयरमेंट आ गया। ठीक है, ऐसे अपने आप को रिमाइंड कराते रहो कि तुम लोग कर क्या रहे हो। 2-3 बार दिमाग में चीज़ जाएगी तो फिट हो जाएगी। अब सर हमारे पास सब कुछ रेडी है, कुछ नहीं चाहिए। एनसीआई कैसा आएगा? ओपनिंग प्लस 252 का 20%, पोस्ट प्रॉफिट्स में शेयर और पोस्ट अदर इक्विटी 25 का 20%। तो ये मेरी एनसीआई आ गई। अब कोई पॉइंट बचता है? नहीं, सीधा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आ जाएगी। देखो पीपी 4717050 ये हमने इधर ही कैलकुलेट कर रखी है सीधी, यहाँ पे देखो 4717.05 बैलेंस शीट इंस्टीट्यूट ने इन थाउजेंड्स बनाई है, मैंने मिलियंस में बनाई है। इन्वेस्टमेंट में कैसे किया? 211500 ये बुक्स में थी, उसमें से 14 लाख पीसी, क्योंकि पीसी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं आता, एलिमिनेट हो जाता है, और 15,000 कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, वो मैंने रिटेन अर्निंग्स में डाल दिया। तो ये अदर इन्वेस्टमेंट है ग्रुप के बाहर इन्वेस्टमेंट है। कितनी? 7 लाख की। गुडविल आई 185600, कितनी? ओपनिंग 207.2। कहाँ से आई ओपनिंग? इधर, अरे कैलकुलेट कीजिए ना ओपनिंग गुडविल। यहाँ देखो सबसे पहले तो गुडविल कैलकुलेट की थी 207.2 माइनस 21.6 का इम्पेयरमेंट। दो इम्पैक्ट दिए थे, एक तो पेरेंट के रिजर्व्स में आएगा गुडविल 21.6, उसमें से लेस हो जाएगा, और दूसरा गुडविल इम्पेयरमेंट आएगा कितना? 21.6। इन्वेंट्री एज इट इज है, ट्रेड रिसीवेबल एज इट इज है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एज इट इज है, शेयर कैपिटल एज इट इज है। रिटेन अर्निंग्स 3031.960 यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया। देखो 3031.96 कितना ईजी हो गया। सब एडजस्टमेंट पहले ही कर लिए तो फिर बैलेंस शीट में सिर्फ अलोकेट ही करना है सब कुछ। अदर इक्विटी 1270, देखो 1270 यहाँ पे कर रखा है मैंने। ठीक है, प्रोविजंस में 39,000 प्लस 2340, ये डीकमीशनिंग का 39,000 प्लस उसका 1 साल का अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट, 39,000 प्लस 6% कर लो 41,340 आ गया। लॉन्ग टर्म बोरिंग एज इट इज। डेफर्ड टैक्स में कैसा किया है? ध्यान से सुनना। 225 का डेफर्ड टैक्स दिया था, किसका? पेरेंट का। 140 का डेफर्ड टैक्स सब्सिडियरी का, और 42,000 का डेफर्ड टैक्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, नहीं डेट ऑफ कंसोलिडेशन। डेट ऑफ एक्विजिशन का तो जो डेफर्ड टैक्स था वो 54 था, वो तो डेट ऑफ एक्विजिशन पे ही हो गया गुडविल से एडजस्ट। अब डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे मेरा कितना डेफर्ड टैक्स आया था? 42, ये उसमें ऐड किया डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ऐसा करके हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बन गई। अगर आपको ऐसा लगा कि क्वेश्चन में मैंने थोड़ा बहुत उड़ाया है, बिल्कुल नहीं, मैंने एक एक पॉइंट को एड्रेस किया है और एक एक ईच कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट को एडजस्ट किया है। लेकिन अगर मैं पूरी बैलेंस शीट बनाने बैठता तो ना मुझसे मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता और मैं आपको कुछ खास वैल्यू एडिशन भी नहीं दे पाता। तो मैंने क्या किया, हर एक एडजस्टमेंट को अच्छे से चेक किया कि इसका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, मैंने आपको बताया। आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन अच्छे से नोटबुक में, फेयर में, सारी वर्किंग नोट्स के साथ स्केल पेंसिल सब लेके एक बार अच्छे से खुद सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है।
और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेवल वाला क्वेश्चन था। अब इसके बाद की आरटीपी में कुछ खास है नहीं, सारा लेवल का क्वेश्चन 4 में ही ख़त्म हो गया। तो आपको ये करना है कि अच्छे से फेयर में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है विथ ऑल एडजस्टमेंट्स, एंड मेक श्योर कि आपको हर एक एडजस्टमेंट दिमाग में फिट हो जाए विद दिस स्टोरी। मैं आपको जैसे स्टोरी बताता हूँ, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने किया, वैसे ही, ठीक है। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 4, कंसोलिडेशन इंड AS 110 का। क्वेश्चन नंबर 5 आगे बढ़ते हैं, ठीक है। An entity opens a new factory and receives at the beginning of the year a government grant of 15,000 in respect of capital equipment costing 1 लाख। 1 लाख के इक्विपमेंट के लिए 15,000 का ग्रांट मिला है। इट डेप्रिशिएट ऑल प्लांट एंड मशीनरी एट 20% SLM, मतलब 5 साल की यूजफुल लाइफ। अज्यूम दैट देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस दैट द कंडीशंस अटैच्ड टू ग्रांट विल बी फुलफिल्ड, मतलब ग्रांट को मैं एज रेवेन्यू बुक कर सकता हूँ, एज रेवेन्यू नहीं, एज अ इनकम बुक कर सकता हूँ। For year 1, pass journal entries and show the presentation of the effect of this grant in both balance sheet and P&L under both methods permitted under paragraph 24 of Ind AS 20। कॉल आ गया एक मिनट, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है। Ind AS ऑन गवर्नमेंट ग्रांट्स आपको 2 ऑप्शंस परमिट करता है। नंबर 1, जो भी ग्रांट आपको आई है उसको आप ऐसा डेफर्ड इनकम बुक कर दो, और असेट को जिस अमाउंट पे एक्वायर किया है उस अमाउंट पे बुक कर दो। फिर असेट को आप डेप्रिशिएट करो और उसी प्रोपोर्शन में जो गवर्नमेंट ग्रांट है उसको आप P&L में रिकॉग्नाइज करो। ये आपका ग्रॉस अप्रोच हो गया। नेट अप्रोच में क्या बोलता है कि असेट की कॉस्ट में से गवर्नमेंट ग्रांट को एडजस्ट कर दो और जो नेट है उसको डेप्रिशिएट करो ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ ऑफ असेट। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसकी एंट्रीज भी बहुत ईजी है, करते रहना। बहुत सी कैटेगरी का क्वेश्चन, C++ कैटेगरी का क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से। In its financial statements for the year ended 31st March X2, Y Limited reported 73,500 revenue, 53,500 cost of sales, 6,000 income tax, 20,000 retained earnings on 1st April X1 and 34,000 retained earnings on 31st March X2. ठीक है, during X2 X3, after X1 X2 financial statement were approved for issue, Y Limited discovered some प्रोडक्ट सोल्ड इन X1 X2 वर इनकरेक्टली इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्रीज। ठीक है, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स में लोचा हो गया। ओके, इन X2 X3 वाई लिमिटेड चेंज दिस अकाउंटिंग पॉलिसी, मतलब एक आगे आपका अकाउंटिंग एरर, अब आई अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज। फॉर द मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन फ्रॉम कॉस्ट टू फेयर वैल्यू मॉडल एज पर Ind AS 109, इट acquired only investment as an associate for 3,000 many years ago. The associate's equity is not traded in the securities exchange. The fair value of investment was determined reliably using appropriate equity valuation model. 25,000 X1 X2, 20,000 X0 X1, 80,000 उससे पहले। ध्यान देना, 3,000 का जो इन्वेस्टमेंट था उसका आज वैल्यू 25,000 है, पिछले साल उसका वैल्यू 20,000 था और उससे भी पहले 18,000 था। जब भी मैं अकाउंटिंग पॉलिसी रिस्टेट करता हूँ तब रेट्रोस्पेक्टिव चेंज करना पड़ेगा मुझे, एंड जहाँ से भी मैं रेट्रोस्पेक्टिव चेंज कर सकता हूँ जिस साल से, उस साल से मुझे रेट्रोस्पेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। मतलब 3,000 से मुझे 18,000 पहले रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे। क्यों? 18,000 तक मुझे वैल्यू पता है, उसके बाद 20,000, उसके बाद 25,000। ठीक है। On 31st March X3, as a result of usage of improved lubricants, Y Limited reassessed the useful life of machine A from 4 years to 7 years। देखो, सबसे पहले एरर था, फिर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, अब चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। यूजफुल लाइफ इज एन अकाउंटिंग एस्टिमेट। मशीन A is depreciated on straight line method with nil residual value. It was acquired for 6,000 on 1st April X0। यहाँ से inventories of the type manufactured by machine A were immaterial at the end of each reporting period। ठीक है। Y Limited's accounting record for the year ended 31st March X3 before accounting for accounting policy change, accounting estimates record 1,04,000 sales, 86,500 cost of sales, 6,500 error in opening inventory including 6,500 error in opening inventory जो आगे बताया था, and 1,500 depreciation for machine A and 5,250 income tax expense। Y Limited presents financial statement for 1 year comparative information। For simplicity, tax effects of all items of income and expenses should be assumed at 30%। Draft extract showing these adjustments। मतलब एक अकाउंटिंग फॉर एरर, एक अकाउंटिंग फॉर चेंज इन पॉलिसी, एक अकाउंटिंग फॉर चेंज इन एस्टिमेट्स।
करने कब है? ईयर 3 के एंड में। ईयर 3 की जो बैलेंस शीट है शुड इनकॉर्पोरेट एवरी एरर एंड चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। ठीक है, ध्यान देना इधर क्या चीज़ हो रही है। सेल्स 1,04,000 का दिया रखा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स 86,500 का दिया रखा है, विच इज इंक्लूडिंग द एरर ऑफ 6,500, तो वो तो हटाना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन यहाँ से क्यों हटाया, उसका लॉजिक। कॉस्ट ऑफ सेल्स वर्ड हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स वर्ड यूज हुआ होता तो डेप्रिसिएशन का अलग लाइन आइटम आता। कॉस्ट ऑफ सेल्स वर्ड यूज हुआ है इसलिए उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। अब 9,000 का कैसा है दिखाता हूँ। ओल्ड डेप्रिसिएशन 1,500 का था। कैसे सर? 6,000 का मेरा कॉस्ट था असेट का, कहाँ से आया? इधर से देखो, असेट का कॉस्ट कितना था? 6,000। उसका यूजफुल लाइफ 4 ईयर्स से 7 ईयर्स कर दिया, मतलब एडिशनल 3 ईयर्स। तो 6,000 डिवाइड बाई 4, 1,500 का मेरा डेप्रिसिएशन होगा। अब 3 साल से असेट बढ़ गई और मैं 3rd ईयर में एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो कैसा आएगा मेरा 3rd ईयर के एंड में? कैरिंग अमाउंट क्या होगा? 6,000 माइनस 1,500 2 साल का मैंने डेप्रिसिएशन क्लेम किया होगा। 3,000 के मेरा आज कैरिंग अमाउंट है और यूजफुल लाइफ अब मेरा 5 साल है। क्यों? 3 साल बढ़ गया और मैं इस साल में तो एडजस्टमेंट कराऊँ, तो इस साल में मैं यूजफुल लाइफ कितना कंसिडर करूँगा? 5 साल। तो डिवाइड बाई 5, 3,000 डिवाइड बाई 5, 600 का मेरा डेप्रिसिएशन आएगा जो 900 का था, सॉरी 1,500 का था। तो 900 का मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे इसको मॉड्यूल में इतना भयानक तरीके से लाइन में लिख के दिया है ना कि आप समझ में नहीं पाओगे। 6,000 डिवाइड बाई 4, ये था बुक वैल्यू 3,000। अब डेप्रिसिएशन कैसा आएगा? 3,000 डिवाइड बाई 5। इसको गलती से भी 3,000 डिवाइड बाई 3 मत कर देना अगले 2 साल। नहीं, ऐसा नहीं है। 1 साल का यूजफुल लाइफ बचा है, आज मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ और 3 साल बढ़ा, तो 2 + 3 5 ऐसा। तो 900 का मेरा डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट आया। ठीक है, तो 79,100 का मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स आया, 1,04,000। तो 24,900 की मेरी ग्रॉस इनकम आएगी यहाँ पे। ये कैसा आया ध्यान देना। 3,000 की मेरी कैरिंग अमाउंट थी और मैं मैक्सिमम 3 साल तक की फेयर वैल्यू निकाल पाया। ठीक है, तो इस साल में मेरा फेयर वैल्यू गेन कितना बुक होगा? 5,000। इसके पिछले साल में कितना बुक होगा? 2,000। और उसके पिछले साल में कितना होगा? दिस माइनस पूरा 15,000। समझ में आया? फेयर वैल्यू गेन इस साल में कितना? 5,000। पिछले साल में 2,000। उसके पिछले साल में 15,000। और ये जो 15,000 है ये पूरा रिटेन अर्निंग से एडजस्ट होगा। तो अभी इस साल की फेयर वैल्यू गेन कितनी है सर? 5,000। इसके पहले की साल की कितनी आई? 2,000। देखो यहाँ पे आया 2,000। और जब मैं रिटेन अर्निंग बनाऊंगा तब उसमें 15,000 का एडजस्टमेंट करूंगा। समझ में आ रही है बात? तो 29,900, 24,900 प्लस 5,000, इसका 30% टैक्स, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर आया। सेम नंबर्स पिछले साल में भी वर्क करेंगे ऐसे ही। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ध्यान रखा, 34,000 का तो दिया है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रायर पीरियड एरर 6,500 का मेरा ओपनिंग इन्वेंट्री में कोई एरर था। ठीक है, और माइनस 30% टैक्स का भी तो इम्पैक्ट आएगा, तो 4,550, 6,500 माइनस 1,950, 4,550 का इम्पैक्ट। इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, रिटेन अर्निंग में क्या इम्पैक्ट डाल रहा हूँ ध्यान देना। देखो 10,500 पिछले साल का, वो कैसे आया? देखो इसके पिछले साल में 18,000 माइनस 5,000 का मैंने इम्पैक्ट डाला होगा और इसका 30% का टैक्स इम्प्लीकेशन भी आया होगा। टैक्स प्रोविजन बनाना पड़ेगा, क्यों? इनकम बढ़ी है तो 10,500 का इम्पैक्ट आया होगा। कितने? लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। और इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आएगा? 10,500 तो आएगा ही आएगा, प्लस इस साल मैंने 2,000 का इनकम ज़्यादा रिकॉर्ड किया है, माइनस उस पर टैक्स प्रोविजन 11,900। समझ में आ रही है बात? ध्यान दे रहे हो? तो मेरा प्रॉफिट फॉर द ईयर आया, रिटेन अर्निंग्स फॉर द ईयर दिस प्लस गिवन। ठीक है, तो ऐसे मेरे रिटेन अर्निंग्स आएंगे। एक ही कैच था इस क्वेश्चन में, फेयर वैल्यू का, बाकी कोई कैच नहीं था। क्वेश्चन एक बार अच्छे से सॉल्व करना, आपको समझ में आ जाएगा। और इसको भी वो कंसोलिडेशन का क्वेश्चन किया वैसे ही फेयर में करना, लेकिन मॉड्यूल का आंसर मत देखना, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आंसर है। ठीक है, समझ में आई बात? क्वेश्चन नंबर 7, आगे बढ़े लाइफ में।
इजी क्वेश्चन है. On 1st April X1, entity paying 30% tax is acquired a non-deductible office building for 1 lakh in circumstances in which Ind AS 12 prohibits recognition of deferred tax liability associated with a temporary difference of 1 लाख. 1 लाख का मुझे टैक्स में कभी बेनिफिट ही नहीं मिलने वाला, तो deferred tax liability बुक मत करो, ऐसा Ind AS 12 बोलता है. ठीक है. The building is depreciated over 10 years at 10,000 per year to a residual value of 0. Entity's financial year ends on 31st March. On 1st April X2, carrying amount of building is 90,000. क्यों? एक साल बाद 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा होगा, तो कैरिंग वैल्यू कितना होगा? 90,000. Is revalued upwards by 45,000 and current market value is 1,35,000. 90 plus 45. There is no change in estimated residual value or the useful life of building. Determine carrying amount, depreciation for the year ended 31st March X3 and deferred tax till useful life of the building. Further analyze the treatment of deferred tax since 31st March and till the useful life of building. ध्यान देना अभी क्या हुआ है. Ind AS 12 बोलता है कि इनिशियल रिकॉग्निशन पे अगर कोई डिफरेंस अराइज हो रहा है इनिशियल रिकॉग्निशन पे, तो उस पर डेफर्ड टैक्स असेट या लायबिलिटी बुक मत करो. क्यों? इनिशियली ही वो डिफरेंस हो चुका है, तो उस पर फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो एंड सब्सिक्वेंटली रिवर्स ही होने वाला है. तो मत करो, छोड़ दो, जाने को. ऐसा बोलो. इस क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि 1 लाख का मेरा जो डेफर्ड टैक्स, 1 लाख का जो मेरा असेट क्रिएट हुआ है, उस पर इंड AS 12 प्रोहिबिट कर रहा है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करने का, तो हमने नहीं किया. अगले साल मैंने रिवैल्यूएशन किया, कितना? 45,000 का, जब मेरी यूजफुल लाइफ 9 ईयर्स थी. मैंने बुक्स में असेट को बढ़ा दिया, तो सर्टनली मैं बुक्स का डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा. और जो 45,000 का रिवैल्यूएशन है, उस पर मुझे क्या इनकम टैक्स में कुछ मिलेगा? ठेंगा. तो 45,000 का जो पोर्शन है वो इनिशियल रिकॉग्निशन का डिफरेंस नहीं है, इट इज सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन का डिफरेंस, जिसमें 45,000 इज माई बुक वैल्यू और टैक्स बेस 0 है. तो 45,000 पे 20% से मेरा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक होगा. 20% है, 30% है टैक्स रेट, सॉरी 30% है, 13,500. टैक्स रेट इज आई गेस 30%, राइट. तो इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है? इनिशियल रिकॉग्निशन पे जो असेट आई है, इट इज नॉट सपोज टू बी क्रिएटेड डेफर्ड टैक्स के लिए, लेकिन जो रिवैल्यूएशन हो रहा है वो तो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन का टेम्पररी डिफरेंस है, तो उस पर डेफर्ड टैक्स बुक होगा. कितना? 45,000 का 30%. क्यों? 45,000 कैरिंग वैल्यू, टैक्स बेस 0, 13,500 का मेरा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक हुई. अब 13,500 से 1,20,000 कितना डिफरेंस आया? 1,35,000 माइनस 1,20,000. क्यों? 1,35,000 और 9 साल की मेरी यूजफुल लाइफ बची है, तो 15,000 पर एनम मेरा बुक्स का डेप्रिसिएशन होगा. ठीक है, लेकिन उस पे जो असेट का कोर पोर्शन है उस पर तो कोई डेफर्ड टैक्स बुक नहीं हो रहा है. तो मेरा डेफर्ड टैक्स किस पे बुक होगा? 45,000 डिवाइड बाई 9, 5,000. तो हर साल मेरा जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है वो 5,000 से कम होगा, और इसका डेफर्ड टैक्स पे कितना इम्पैक्ट आएगा पता है? 30%. 5,000 का 30%, 1,500. तो हर साल डेफर्ड टैक्स का पोर्शन है वो 1,500 से गिरेगा. वही दिखाया, देखो 15,000 से मेरा असेट का कोर पोर्शन पूरा असेट गिरेगा, लेकिन रिवैल्यूएशन पोर्शन पे ही मुझे डेफर्ड टैक्स क्रिएट करना है. तो 5,000 इंटू 20% हर साल मेरा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कम होगा. बस ऐसा ही क्वेश्चन, और कुछ नहीं. और एनालिसिस में हमें ये बताना है कि इनिशियल रिकॉग्निशन पे इंड AS 12 ने प्रोहिबिट किया था, लेकिन रिवैल्यूएशन है, इट इज़ अ सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, तो उस पर डेफर्ड टैक्स बुक हो रहा है. और इस अमाउंट्स को समझा देना है कैसे? 15,000 का असेट हर साल डेप्रिशिएट हो रहा है, लेकिन उसमें से सिर्फ 5,000 है वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के लिए रेलेवेंट है, उसका 30% हर साल डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस होगा हर साल. ठीक है, रिड्यूस हो रहा है. समझ में आ रही है? 13,500 से 12,000, उससे 10,500, उससे 9,000, देखो 15,500 हर साल कम हो रहा है. तो ये क्वेश्चन था, इजी था, लेकिन थोड़ा समझाना पड़ेगा. आंसर पढ़ लेना एक बार अच्छे से. क्वेश्चन नंबर 8. A company engaged in the provision of information technology products and services incurred the following expenditure during the development phase of its software product that is to be offered to its customers. The entity also purchases software from third parties for incorporating into its end software product offered to the customers. The company is in the process of launching it in the market for licensing to customers. The company also takes services from external professional software developers for such software development purpose.
Cost incurred in relation to development of software product for year ended 31st March X2 is as follows: purchase price, employment cost, testing cost, other costs directly related to customization, professional fees, cost of training provided to staff to operate the asset, cost of advertising, administrative and other overheads. Note 1. Software was developed in 9 months ended 31st December and was capable for operating in the manner intended by the entity. It was brought into use on 31st March X2. Employment costs are for over a period of 12 months. Employees were engaged in developing the software and related activities. Other costs directly related to development include abnormal cost of 50,000 in respect of repairing the damage which resulted from a security breach. सॉफ्टवेयर में कितना अमाउंट कैपिटलाइज होगा यहीं से देख लो. देखो परचेज प्राइस तो होगा, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट होगा, लेकिन कितना होगा 1200 इंटू 9/12. क्यों? 9 महीने में असेट रेडी टू यूज हो गया था तो उसके बाद के खर्चे कैपिटलाइज नहीं होंगे. टेस्टिंग कॉस्ट होगा. अदर कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू कस्टमाइजेशन 450,000 है, उसमें से 50,000 नहीं होगा, 400,000 होगा तो उसमें 400,000 ऐड किया है. प्रोफेशनल फीस होगा. कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग नहीं होगा बिकॉज असेट तो बन गया है. अब कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग कैपिटलाइज इन द असेट कॉस्ट नहीं होगा. क्यों? अ सॉफ्टवेयर इज रेडी टू यूज. कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग नहीं होगा. एडमिन जनरल ओवरहेड नहीं होगा. टोटल क्या आएगा 3920. ऐसे ऐड करके जोड़ लगा के 3920 आंसर. इजी क्वेश्चन था, कुछ था नहीं, फटाफट डिस्कस हो गया. क्वेश्चन 9 इंड AS 109 का सिंपल क्वेश्चन है. On 1st April X1, a bank provides an entity with 4-year loan of 5,000 on normal market terms, including charging interest at fixed rate of 8%. Interest is payable at end of each year. Figure of 8% is the market rate for similar 4-year fixed interest loan with interest paid annually in arrears. Transaction cost is 100. Effective EIR मतलब EIR दिया है 8.612%. ठीक है. On X1 X2 entity experience financial difficulty. 5,000 रुपये में financial difficulty कड़क के साले. On 31st March X2, the bank agreed to modify the terms of the loan. Under the new terms, interest payment in X2, X3 and X4, X5 will be reduced to 8% from 8% to 5%. Entity paid the bank fee of 50 for paperwork relating to modification. Check करना है कि is this a substantial modification or not. क्या हो रहा है? मेरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का ये वीडियो है, इससे पहले का वीडियो, इसमें सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन अच्छे से कराया हुआ है. अगर आपको पूरा कंसेप्ट जानना है आप उस वीडियो को देख लो. इस वीडियो में मैं वापस पूरा कंसेप्ट नहीं बता रहा. ठीक है. इनिशियल रिकॉग्निशन 5,000 माइनस 100 4,900 पे होगा. करेक्ट. 1 साल बाद मैं बैंक से दया की भीख मांगने जा रहा हूँ. ठीक है. तो मेरा उस टाइम पे कैरिंग अमाउंट क्या होगा 4,900 प्लस 1.08612. 1 साल का इंटरेस्ट लोड हो गया होगा और 400 का रीपेमेंट हुआ होगा. तो 4,500 एक मिनट, मेरा चेक पॉइंट क्या आएगा 4,900 इंटू 1.08612 माइनस 400 का मैंने पे किया होगा 4,921.9. ठीक है. तो जिस दिन मॉडिफिकेशन हो रहा है उस दिन की कैरिंग अमाउंट क्या है 4,921.99. अब 2 चीज़ आती है, एक तो चेक पॉइंट होता है, एक न्यू फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है. क्यों? उस वीडियो में मैंने अच्छे से बता दिया. तो चेक पॉइंट क्या आएगा 250 जो रिवाइज कैश फ्लोज है डिस्काउंटेड एट ओरिजिनल डिस्काउंट रेट. ओरिजिनल डिस्काउंट रेट वो अमाउंट क्या है 4589.66. 4589.66 माइनस 4,921.99 डिवाइड बाई 4,921.999 इंटू 100. 6.75% का इम्पैक्ट है विच इज लेस देन 10%. तो दिस इज नॉट अ सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन. इतना ही आंसर देना है. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज कैश फ्लोज एट ओरिजिनल डिस्काउंट रेट उसको कंपेयर करना है कैरिंग वैल्यू से. इम्पैक्ट 10% से ज़्यादा है तो सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन होगा. अगर सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन है तो एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ लायबिलिटी होगा और नई लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी. अगर सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन नहीं है तो EIR को रिस्टेट करके प्रोस्पेक्टिवली इसको अकाउंट फॉर करना होता है. उस वीडियो में सही में अच्छे से बताया, आप वो वीडियो एक बार देख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 10 कैश फ्लो का बहुत इजी क्वेश्चन है. बहुत बच्चे समझे, कराने में भी शर्म आ रही है बट आपको सॉल्व करना पड़ेगा पेन पेपर लेके. इंटरमीडिएट लेवल का कैश फ्लो का क्वेश्चन है. ठीक है. वन ऑफ द सब्सिडरीज ऑफ बिल्डवेल लिमिटेड सबमिटेड टू द सेंट्रल फाइनेंस इट समराइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट. Sales less cost of sales, depreciation, salary, operating expense, provision for tax, net operating profit, non-recurring income, retained earnings and profit brought forward, dividend declared and paid, P&L.
बैलेंस शीट दिया है समराइज, पीपी, लैंड एंड बिल्डिंग, करंट एसेट, कैश, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, एडवांसेस, शेयर कैपिटल, सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस, रिटेन अर्निंग, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम टैक्स पेबल और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट सोल्ड ड्यूरिंग X2 X3 वॉज 7,20,000. प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस. बहुत इजी क्वेश्चन है, आइए देखते हैं. यहीं पे फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे सॉल्व करना है. कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, मतलब ये चीज़ें कंसिडर की है सारी. इन दोनों का टोटल करो या ये चीज़ें कंसिडर करो, आंसर सेम आएगा. डेप्रिसिएशन नॉन कैश को ऐड कर दिया. ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस आपको बैलेंस शीट से उठा लेना है. इनकम टैक्स पेड, वर्किंग नोट 4 कैसे है देखो. इनकम टैक्स पेड क्या होता है, ओपनिंग प्रोविजन प्लस इस साल पे किया माइनस क्लोज, इस साल का ओपनिंग प्रोविजन प्लस इस साल का प्रोविजन माइनस क्लोजिंग प्रोविजन, तो बाकी का इनकम टैक्स पेड. ये इनकम टैक्स पेड का स्टोरी है. परचेज ऑफ लैंड, सब चीज़ें आपको किससे मिलेगी, बैलेंस शीट से डिफरेंस निकाल के. ठीक है. सेल ऑफ इक्विपमेंट के लिए एक बार खाली देख लो क्या करना है. ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 12 लाख प्लस 6 लाख का स्टेटमेंट ऑफ P&L में चार्ज किया. क्लोजिंग है 13,20,000. तो डिफरेंस क्या है, जो असेट डिस्पोज की उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. तो कॉस्ट 7,20,000 थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4,80,000 था. तो कैरिंग वैल्यू कितने पे आई, 2,40,000 पे. प्लस उस पर मैंने 1,20,000 कमाया, तो कितने में असेट बेचा, 3,60,000 पे. ये मेरा प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इक्विपमेंट आएगा 3,60,000. बाकी सब चीज़ें आपको बैलेंस शीट और P&L से उठा के ही कैश फ्लो बनाना है. बहुत इजी क्वेश्चन है, इंटर लेवल का, लेकिन एक बार कर लेना है ना. इसमें मैं कुछ वैल्यू एडिशन आपको नहीं दे सकता. ठीक है, इतना मैंने जितना पॉइंट्स आपको गाइड करना था इस क्वेश्चन मैंने आपको कर दिया. अब एक बार अच्छे से सॉल्व करना, और करना सॉल्व पेन पेपर लेके करना. ईजी है, आपको पता चल जाएगा. क्वेश्चन 11 वापस से बहुत ईजी क्वेश्चन है. कंपनी X हैज आइडेंटिफाइड वन ऑफ इट्स डिविजन which is a disposal group to be sold to a prospective buyer, and the board has approved the plan to sell the division on 30 September X1. The sale is expected to complete 1 year later, but it still qualifies to be as held for sale under Appendix B of Ind AS 105. Cost to sell is estimated at 10 crore to be incurred in March X3. Fair value of the division is 400 crore and carrying amount is 500 crore. How shall such division measured under Ind AS 105? Fair value less cost to sell. Cost to sell में क्या करना है, PV ले लेना है. Fair value कितना है, 400 करोड़. PV of cost to sell फर्स्ट ईयर में कितना है, 8.67, तो 391.33 पे आएगा. और सेकेंड ईयर में PV of cost to sell क्या है, 9.09, तो 390.91 पे आएगा. बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं. डिस्काउंटिंग फैक्टर भी दे रखा है. इजी पीजी है ना सर, बहुत इजी है. अब इजी है, जो टफ क्वेश्चन था वो कंसोलिडेशन का मुझे लगा, बाकी कुछ है नहीं. ये भी बहुत इजी है. A Limited began operation in X1 X2. In X1 X2 it incurred the following expenditure for purchasing raw material for its product: purchase price of raw material, import duty and other non-refundable purchase taxes, refundable purchase taxes, freight cost for bringing the goods from supplier to the factory storeroom for raw materials, cost of unloading, packaging. Inventory का क्वेश्चन लग रहा है. On 31st March X2, A Limited received 530 volume rebate from supplier for purchasing more than 15,000 from supplier during the year. मतलब ये ट्रेड डिस्काउंट है, इसको मैं रिड्यूस करूंगा किससे, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री से. फॉलोइंग एडिशनल कॉस्ट फॉर अ प्रोडक्शन रन: कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन. कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऊपर दिया था, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन नीचे दिए. सैलरी ऑफ मशीन वर्कर्स, सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर नहीं आएगा, बिकॉज फैक्ट्री सुपरवाइजर इज नॉट एंगेज्ड इन कन्वर्जन ऑफ मटेरियल, वो सिर्फ सुपरवाइज कर रहा है. Depreciation of factory buildings 600, consumables 200, depreciation of vehicle used to transport goods from storeroom to raw material 400, factory electricity usage 300, factory rental 1000, depreciation of entities vehicle used by factory supervisor 200. During X1 X2 incurred administrative expense: depreciation of administrative building 500, depreciation and maintenance of vehicle used by administrative staff 150, salary of administrative personnel 3050. Of the administrative expenses 20% is attributable to the administering of the factory. मतलब जितने भी admin expense है उसका 20% is allocable to factory, तो ये cost of conversion में आएगा, बिल्कुल आएगा. Remaining expenses are attributable in equal proportion to sale and other non-production operations. In X1 X2 incurred the following selling expenses, जो inventory में आता ही नहीं है. Past journal entries to record the cost of inventory. COP कॉस्ट ऑफ परचेज, COC कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन. मैंने सारे एक्सपेंसेस को यहीं पे बाइफरकेट कर दिया है. ठीक है, तो आप इसका जोड़ लगा लेना, आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ
कन्वर्जन मिल जाएगा। फिर उसकी एंट्रीज पास करनी बहुत ईजी है, एक्सपेंस डेबिट टू इन्वेंट्री, ठीक है। इसमें भी मैं कुछ वैल्यू एडिशन नहीं दे सकता। आगे बढ़े लाइफ में, बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं प्लीज। क्वेश्चन नंबर 13, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपने अगर मेरा इंडेस 16 का रिवीजन देखा है, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन था क्लासिफिकेशन ऑफ असेट का, वो एक बार देख लेना। Besides manufacturing plants, A Limited has various other assets not used for operation activities, example freehold land, township, etc. Rented to ABC, मतलब rented to ABC, etc. मतलब कुछ ABC को rent की गई है, कुछ freehold है, कुछ etc. etc. Also, A Limited has some land which has kept vacant as per the government regulations, which required that a specific area around the plant should be vacant. Details of these assets are as under. Property: A Limited's office building, registered office. A Limited's registered office in Delhi is a 15-story building, of which only 3 floors are occupied by A Limited, whereas remaining floors are given on rent to other companies. These agreements are usually for a period of 3 years. According to A Limited, such excess office space will usually be let out on lease to external parties and have no plans to occupy it, at least in near future. तो जो भी रेंट पे दे रखा है उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लासिफाई करेंगे, बाकी को पीपी, ओनर ऑक्यूपाइड, ठीक है। एक सेकंड, flats in township located in location 1. As regards township in location 1, there are approximately 1200 flats in the said township. It was built primarily for A Limited's employees, hence 80% flats are allotted to employees and remaining flats are either kept vacant or given on rent. मैंने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए टाउनशिप बनाई जिसमें से 80% मेरे एम्प्लॉयज़ ने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो उसको तो पीपी में डालूंगा मैं, ठीक है। 20% या तो वेकेंट है या रेंट पे दे रखा है। अ लीज एग्रीमेंट इज साइन बिटवीन ए लिमिटेड एंड एन इंडिविजुअल पार्टी फॉर एवरी 12 months बीइंग 1st April to 31st March. The lease entered is a cancelable lease. Also, besides monthly rent, additional charges are levied by A Limited on account of electricity, water, cable connection, etc. तो जो एम्प्लॉयज़ ने ऑक्यूपाई कर रखे है वो ऑनर ऑक्यूपाइड पीपीई, बाकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, गिवन टू थर्ड पार्टी आईपी, गिवन टू एम्प्लॉयज पीपी। बहुत इजी चल रहा है, यही लॉजिक से चलेगा। टाउनशिप 2, देयर आर 1000 फ्लैट्स इन लोकेशन 2 इन टाउनशिप, ऑफ विच 400 फ्लैट्स आर गिवन टू एम्प्लॉयज, मेरा पीपी ओनर ऑक्यूपाइड। 350 आर गिवन ऑन रेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ये मेरा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है तो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। 250 आर वेकेंट, वेकेंट में क्या करना है, मुझे इंटेंशन देखना है, क्या मैं उसको रेंट पे देने के लिए वेकेंट रखा हूँ तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अगर कोई खुद के यूज के लिए मैंने वेकेंट रखा है तो पीपी, और कोई इंटेंशन स्पेसिफाइड नहीं है तो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। हॉस्टल लोकेटेड इन लोकेशन 1, 60 rooms इन द हॉस्टल हैव बीन लेट आउट टू जी लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, लेट आउट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जाने दो, कुछ आगे सोचो ही मत। लैंड इन लोकेशन 1, इन X4 A Limited परचेज अ प्लॉट ऑफ लैंड इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ मेजर सिटी, प्लॉट ऑफ लैंड लिया है। The area mainly low cost public housing and a very limited transport facilities, ठीक है। Government has plans to develop area as an industrial park in next 5 years time, and the land is expected to greatly appreciate if the government proceeds with the plan. A Limited has decided not to do anything with the property, investment property, कोई intention specified नहीं है, लेके रख दिया है investment property. Land in location 1, leased out, investment property. लीज रेंट और गिवन ऑन रेंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जो भी रेंट कमाने के लिए प्रॉपर्टी दे रखी है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। ये क्वेश्चन था, इजी था बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 14, एंटिटीज ए एंड बी एस्टैब्लिश अ जॉइंट ऑपरेशन इन फॉर्म ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, एंटिटी जे, सेपरेट लीगल एंटिटी एंटिटी जे, whereby each operator has a 50% ownership interest and takes 50% of the output. On formation of joint operation, entity A contributes a property of fair value of 110 lakh and intangible asset with a fair value of 10 lakh, whereas entity B contributes equipment with a fair value of 120 lakh. मतलब हम दो लोगों ने धंधा चालू किया, मैंने 110 प्लस 10 कंट्रीब्यूट किया, सामने वाले ने 120 कंट्रीब्यूट किया। कैरिंग अमाउंट ऑफ asset contributed by A and B are 180 respectively. मैंने जो asset contribute किया उसका कैरिंग वैल्यू 100 था, उसने जो कंट्रीब्यूट किया उसका कैरिंग वैल्यू 80 था। गेन लॉस क्या आएगा एक दूसरे को, ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट अच्छा है। मैंने और मेरे दोस्त ने सोचा कि चल 50-50% करके धंधा चालू करते हैं, ठीक है। मैंने 100 रुपये डाले, उसने 100 रुपये डाले, तो मुझे बेनिफिट क्या हो रहा है 50 रुपये का, क्यों? देखो मैंने तो 100 डाले, उसमें 50 तो मेरा ही पोर्शन है,
और 50 सामने वाले का पोर्शन है, क्योंकि मेरे 100 रुपये में से 50 वो यूज़ करेगा। लेकिन मेरा बेनिफिट क्या है, उसने जो 100 रुपये डाले हैं उसमें से 50 का शेयर उसका है, लेकिन उसने जो 100 रुपये डाले उसमें 50 मुझे भी तो मिलेंगे यूज़ करने के लिए। ये कंसेप्ट है। मैंने 50% कंट्रीब्यूट किया, 240 उस जॉइंट ऑपरेशन के पास पैसे आए, ठीक है, उसमें से मेरा बेनिफिट क्या होगा, 60, उसके जो 120 है उसमें से 50% मेरा। और कॉस्ट क्या है, मैंने 100 का असेट डाला, लेकिन 50 का तो ओनरशिप अभी भी 50 का तो हक मेरा है ना, 50 का हक सामने वाले का है, तो 60 का उसके असेट का हक मुझे मिला, 50 का मेरी असेट का हक उसे आया, तो नेट गेन मेरा 10, सामने वाले का 20। इसी लॉजिक से मेरी 60 की असेट पे 120 की असेट पे 50% बेनिफिट उसका आया, और उसने जो असेट डाली उसका वैल्यू 80 था, उसका 40% उसका कॉस्ट हुआ, तो उसका गेन क्या हुआ, 20। ठीक है, ये समझना, वापस से बता रहा हूँ, उसने जो पैसा डाला वो मुझे यूज़ करने मिल रहा है, वो मेरा बेनिफिट है। ये कंसेप्ट है, बहुत इजी है, बाकी क्वेश्चन आराम से हो जाएगा इस डायग्राम से देख के सुन लेना। अल्टरनेटिवली इन लोगों ने ये बोला है कि मैं जब पैसा डाल रहा हूँ तो अब एक अनरियलाइज पोर्शन मैं कमा रहा हूँ खुद से, तो मुझे एलिमिनेट करना है, बिकॉज मैं जब पैसा डाल रहा हूँ, मैंने 100 डाला, उसमें 50 तो मेरे पास हक है ना, तो उस 50 का मैं खुद का गेन नहीं बुक कर सकता, बिकॉज आई कैन नॉट अर्न फ्रॉम माई सेल्फ। ये अल्टरनेटिवली दिया है, लेकिन वो जो लॉजिक मैंने दिया ना वो बेटर है कि भाई उसके जो 100 आए उसमें से 50 मेरा, तो मेरा बेनिफिट। ठीक है, आगे बढ़े लाइफ में। क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा क्वेश्चन है इम्पेयरमेंट का, ध्यान से सुनना। On 31st March X1, Jackson Limited purchased 80% of the equity of Kaplan Limited for 190 million. Fair value of net assets that were included in a consolidated balance sheet of Jackson Limited was measured at 200 million. मैंने 80% लिया 190 million देके, और 200 million की fair value थी। It is the group policy to value non-controlling interest in PSNA, मतलब partial goodwill आई। अब goodwill अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। 200 का 20% मेरा NCI प्लस 190 मैंने पे किए PC माइनस 200 की फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स, 30 का 30 मिलियन का गुडविल है, ठीक है, और ये पार्शियल गुडविल है, ध्यान रखना। On 31st March X4, Jackson Limited carried out its annual review of goodwill on consolidation of Kaplan Limited for evidence of impairment. No impairment had been evident when reviews were carried out in 31st March X2 and X3. The review involved allocating the asset of Kaplan Limited into 3 CGU and computing the value in use of each unit. Carrying value of individual units before impairment are as below. तो तीनों यूनिट्स का CGU दिया है और कैरिंग अमाउंट दिया है, वैल्यू इन यूज दिया है और कैरिंग अमाउंट दिया है, ठीक है। It was not possible to meaningfully allocate the goodwill on consolidation to the individual CGUs, but all other net assets of Kaplan Limited were allocated in the table shown above. The intangible assets of Kaplan Limited have no ascertainable market value, but all the current assets have market value that is at least equal to the carrying value. The value in use of Kaplan Limited as a single CGU is 350 million. Recommend treatment for impairment of goodwill. जब goodwill is not meaningfully allocable, तो 2-step impairment check होता है as per the Ind AS on impairment. कैसे? जितने भी units है under the CGU, उसका इंडिविजुअल इम्पेयरमेंट चेक कर लो, उसका इंडिविजुअल इम्पेयरमेंट चेक कर लो, फिर जो भी रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट्स है उसमें गुडविल का जोड़ लगा दो और टोटलिटी पे चेक करो। वापस से जितने भी यूनिट्स हैं उसका इंडिविजुअल इम्पेयरमेंट चेक कर लो, फिर उसका इम्पेयरमेंट एक बार अलोकेट कर, उसको एक बार इम्पेयर कर दो, फिर जो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट है उसमें गुडविल का जोड़ लगा दो, और फिर टोटल पे देखो कि गुडविल इम्पेयरमेंट हुई है या नहीं, मतलब इम्पेयरमेंट हुआ या नहीं, फिर उसका पहले गुडविल से एडजस्ट होगा और फिर कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स से। ध्यान देना यहाँ पे कैसे हो रहा है। इम्पेयरमेंट ऑफ CGUB बाय 24 मिलियन। सी देखो, ए का कैरिंग वैल्यू है 170, वैल्यू इन यूज 180, तो इम्पेयरमेंट तो है नहीं। सी का 100 का कैरिंग वैल्यू है, 104 का वैल्यू इन यूज है, तो इम्पेयरमेंट है नहीं। लेकिन बी का वैल्यू इन यूज कम है, तो 90 माइनस 24, अपना यूनिट बी को 24 मिलियन से इम्पेयर कर दो, तो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट क्या आएगी, ए की 170, बी की 66 और सी की 100। ये आ गया 170, 66 और 100। वो कंसोलिडेशन वाले क्वेश्चन में हमने ये लॉजिक समझा था कि पार्शियल गुडविल में मैं सिर्फ अपना हक लेता हूँ, तो यहाँ पे वही किया है।
जो कैरिंग वैल्यू है उसमें मेरा राइट कितना है 80%, तो मेरे लिए कैरिंग अमाउंट कितना आएगा 136, 52.8 और 80, ये इसका जो टोटल है वो है 268.8। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इंडिविजुअल यूनिट को इम्पेयर कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, जो टोटल बचा उसमें गुडविल को ऐड कर दिया, कितना 30 ऑलरेडी पार्शियल है, तो कैरिंग अमाउंट प्लस गुडविल कितना आया, सॉरी कॉल वापस आ गया यार, क्या हो रहा है आज। तो मैंने क्या किया, पहले इंडिविजुअल सीजीयूज को इम्पेयर कर दिया, इंडिविजुअल सीजीयूज के यूनिट्स को इम्पेयर कर दिया, और फिर गुडविल पे टोटल में गुडविल ऐड कर दिया कि भाई अब टोटल में हम चेक करेंगे इम्पेयरमेंट। तो टोटल कितना है 268.8, उस पर गुडविल ऐड कर दिया, तो कैरिंग अमाउंट प्लस गुडविल कितना है 298.8। टोटल सीजीयू का अपना वैल्यू इन यूज किया 350, उसका भी 80% लूंगा, 280, 298.8 माइनस 280, मेरा 18.8 का गुडविल का इम्पेयरमेंट आएगा, और गुडविल का रिवाइज कैरिंग वैल्यू होगा 11.2, 30 माइनस 18.8, 11.2। ठीक है, अगर ये 30 से ज़्यादा आता तो 30 पे गुडविल पे अलोकेट होता, और बाकी के जो असेट्स है उसमें फिर प्रोपोर्शनल अलोकेशन होता है एज पर इंड एस ऑन इम्पेयरमेंट। समझ में आई 2 स्टेप अलोकेशन। सबसे पहले इंडिविजुअल यूनिट्स को इम्पेयर करो और फिर टोटालिटी पे देखो आफ्टर एडिंग गुडविल। अब इंस्टीट्यूट का आंसर क्या है, ध्यान से सुनना। इंस्टीट्यूट क्या करती है पता है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग 80% ऑफ द रिकवरेबल अमाउंट एंड कैरिंग वैल्यूज, वो गुडविल को 100% कर देती है, मतलब 80% गुडविल को 100% कर देती है, और फिर इम्पेयरमेंट चेक करती है। लेकिन इधर इंस्टीट्यूट ने क्या बोला है पता है, देखो, however in consolidated financial statement goodwill is recognized based on 80% interest and so loss will be 18.8 million। मतलब अल्टीमेटली तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में 18.8 मिलियन का लॉस आएगा और 11.2 मिलियन का गुडविल आएगा। तो इंस्टीट्यूट ने जो बीच में किया है, वी विल नॉट फॉलो इट, हम जो हमारा जो कोर मेथड है उसी पे स्टिक रहेंगे। वी विल नॉट गो इनटू हाउ इंस्टीट्यूट डज, बिकॉज हमारा आंसर सही है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 11.2 का ही गुडविल आएगा। ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इजी क्वेश्चन है एम्प्लॉय बेनिफिट्स का। अरुणाचलम लिमिटेड ऑपरेट्स अ डिफाइंड रिटायरमेंट प्लान्स फॉर इट्स करंट एंड फॉर्मर एम्प्लॉयज। Given the large size of the company, it engaged the firm of actuaries for advice on the contribution level and overall liabilities of the plan to pay benefits. Following details are given. आज का दिन ही खराब है, बहुत कॉल्स आ रहे हैं। On 1st April X1, actuarial valuation of the present value of the defined benefit obligation was 15 crore. Opening DBO का वैल्यू था 15 crore. On the same date, fair value of plan assets was 13 crore. Interest rate है 5%. दो अकाउंट दिमाग में बना लो, DBO और प्लान एसेट्स। इधर बनाए हैं, दिमाग में क्या बनाओगे, ठीक है। During the year ended 31st March X2, Arunachalam made contribution of 1.75 crore into the plan and plan paid benefit of 1.05 crore to the members. तो प्लान असेट में कितना कंट्रीब्यूशन आएगा 1.75 और पेमेंट कितना होगा 1.05 का, ठीक है। यहाँ पे भी 1.05 का अपना पेमेंट आ जाएगा। The actuarial firm estimated that the current service cost for the year ended 31st March X2 was 1.55 crore. इधर डाल दिया। On 20th February, the rules of the plan were amended with a retrospective effect, मतलब past service cost आ सकती है, which led to increase in the present value of DBO by 37.5 lakh। देखो ये past service cost। past service cost क्या होती है, प्लान में अमेंड होता है जिससे रेट्रोस्पेक्टिव को एडजस्टमेंट होगा, उसको past service cost बोलेंगे। During the year ended 31st March X2, Arunachalam was in negotiation with employee representative regarding planned redundancies. These negotiations were completed shortly before the year end and the redundancy packages were agreed. The impact of these redundancies was to reduce the present value of defined benefit obligation by 2 crore. तो देखो 2 करोड़ का रिडक्शन, curtailment हुआ है किसका, DBO का। Before 31st March X2, Arunachalam made payment of 1.875 crore to the employees affected by the redundancies in compensation for a curtailment of their benefits. तो 2 करोड़ का बेनिफिट curtailment हुआ और उसके लिए मुझे 1.875 करोड़ पे करने पड़े, तो ये इधर रिडक्शन में मैंने पे किया है। On 31st March X2, PV of DBO was 17 crore and fair value of asset was 14 crore. Closing दे दिया है, तो actuarial gain loss निकालना है। आ गया देखो यहीं पे। एक्चुअल लॉस किस में, DBO में 2.375 और एक्चुअल गेन किस में, प्लान एसेट्स में 1.525। सब दे दिया है, सिर्फ लेजर बनाने हैं दो इस इंफॉर्मेशन से। समझ में आ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन। अच्छा, इंड AS 19 ही एक ऐसा चैप्टर है जिसका प्रेजेंटेशन एग्जाम में आ सकता है।
ठीक है। बाकी प्रेजेंटेशन अनलाइकली होता है कि एग्जाम में आए, बट इन डेज 19 का आ सकता है। तो ये प्रेजेंटेशन है, ठीक है, समझ में आया। करना क्या था, करंट सर्विस कॉस्ट पास्ट सर्विस कॉस्ट डीबीओ में जाएगा, रिडक्शन कर्टेलमेंट 2 करोड़ का उसमें जाएगा, पेमेंट फ्रॉम प्लान 1.05 करोड़, कंट्रीब्यूशन टू प्लान किस में जाएगा, प्लान एसेट्स में, इंटरेस्ट 5% से लोड करना मत भूलना, दोनों ओपनिंग में 5% से इंटरेस्ट लोड करके सारे एडजस्टमेंट करके क्लोजिंग वैल्यू आपको दे रखा है, आपको एक्चुअल गेन लॉस निकालना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 17, on 1st April X1 entity enters into contract with Y to sell mobile chargers for rupees 100 per charger. As per the terms of the contract, if entity Y purchase more than 1000 chargers till 31st March X2, price per charger will be retrospectively reduced to 90 per unit. Till September X1, the entity X has sold 95 chargers to entity Y. Entity X estimates that entity Y's purchase by March X2 will not exceed the required threshold of 1000 chargers. मतलब ऐसा बोला है कि अगर X नंबर से ज़्यादा चार्जर लिए तो मैं आपको रेट्रोस्पेक्टिव डिस्काउंट दे दूंगा, पर मुझे नहीं लगता कि वो इतना चार्जर्स खरीद पाएगा जिससे मुझे डिस्काउंट देने की नौबत आएगी। दिस इज वेरिएबल कंसिडरेशन अंडर इंड AS 115। इन अक्टूबर X1 एंटिटी वाई मेरा कस्टमर है, उसने किसी और को एक्वायर किया, जिससे अब मुझे लगता है कि ये 1000 चार्जर से ज़्यादा चार्जर खरीद पाएगा। अब क्या होगा देखते हैं। एंटिटी वाई एक्वायर्स अनदर एंटिटी सी and from October X1 to December X1 entity Y sells an additional 600 chargers to entity Y. Due to these developments, entity X estimates that the purchase of entity Y will exceed 1000 chargers threshold for the period and therefore it will be required to retrospectively reduce price of 90 per charger. कैसे अकाउंटिंग करेंगे, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। आंसर बहुत सिंपल है कि 95 चार्जर्स मैंने अभी तक बेच रखे हैं, जिस पे मुझे 10 रुपए का डिस्काउंट रेट्रोस्पेक्टिवली देना पड़ेगा, तो 950 का रेवेन्यू रिवर्स करो। इतना सिंपल अकाउंटिंग है। कैसे, आज मैं सोच रहा हूं कि अगले 1 साल में वो 1000 चार्जर्स को टच कर जाएगा, जिससे ये जो 95 चार्जर्स मैंने बेचे हैं ना, उस पर भी मुझे 10 रुपए का डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो उतना रेवेन्यू आज रिवर्स कर दो। ठीक है, ये कंसेप्ट बहुत ईजी कंसेप्ट था, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको समझाना पड़ेगा, इसलिए मैंने लिखा है रीड आंसर। आंसर में ऐसा आपको कैसा लिखना है कि इन केस ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन द एंटिटी हैज टू एस्टिमेट दैट देयर आर सर्कमस्टांसेस व्हिच विल लीड टू अ सिग्निफिकेंट रिवर्सल ऑफ रेवेन्यू। इफ सच सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट यू हैव टू रिवर्स द रेवेन्यू टुडे ओनली। ऐसा लैंग्वेज, ये मेरा लैंग्वेज है, आपको आंसर पढ़ना है और ऐसा लैंग्वेज एग्जाम में रेप्लिकेट करके आना पड़ेगा, बिकॉज इंड AS 115 इज मोर ऑफ अ एक्सप्लेनेटरी स्टैंडर्ड, उसमें आपको बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है। इंड AS 115 में नंबर्स न्यूमेरिकल्स बहुत कम है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, यू हैव टू एक्सप्लेन कि आपने क्यों ऐसा ट्रीटमेंट दिया है इन लाइन्स ऑफ इंड AS 115। समझ में आया? बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 18, M Chinnaswamy and Brothers Limited is a company that is engaged in growing and maintaining coconut palms and selling their output in various forms. Ind AS 41 एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है, खेतीबाड़ी का। The company has a farmland of 2 lakh coconut palms in a coastal area of Karnataka near Mangalore. Fair value of each coconut palm is derived based on an average realizable price of 30 per fruit. The coconut palm grows 80 nuts per annum on an average basis. Each coconut palm can generate revenue as long as 8 years and the current palms are only 20 years old. Management thinks that considering the risk factor in the business, the valuation of each palm can be considered 5 times its annual revenue. Ind AS 41 में हर चीज़ को fair value पे लाना है। ये 5 times कैसा आया होगा कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पेड़ है, ठीक है, उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी हो सकती है, तो आज मेरे कॉस्ट सपोज X है, तो इसकी इंटू 5, ये कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा इंटू 5, ये एक एस्टीमेट है। सपोज मेरे पास गाय है जो रोज 1 लीटर दूध देती है, तो मैं अगर मार्केट में बेचने जाऊंगा तो इस गाय का कितना पैसा आएगा, क्या गाय भैंस कर रहा हूँ, बट दिस इज अ फैक्ट। फेयर वैल्यू में ऐसा ही होता है, फेयर वैल्यू में एक एस्टीमेट लगाया जाता है कि इसका मार्केट में कितना प्राइस आएगा, तो मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि इंटू 5 ऑफ द रेवेन्यू। ठीक है, इसको हमें क्वेश्चन नहीं करना है बिकॉज इट इज एन एस्टीमेट। During August 2005, Ooty Hotels Association chairman and his team visited the corporate office of the company at Mangalore. खेत में गए थे। The deal was to supply tender coconuts to Ooty Hotels at an agreed price throughout the year. Agreement came into effect from 1st September X5, whereby the company shall reserve 15,000 coconut palms out of 2,000 coconut palms
for Ooty Hotels Association and will charge a concessional rate of 15 rupees. OHA will in turn supply tender coconuts to each Ooty hotel at the same price. This contracted price is applicable irrespective of the ownership of palm trees. All tender coconuts of these 15,000 coconut palms were used by OHA irrespective of the agreement being effective from 1st September 2005. What will be the valuation? समझना ध्यान से. 2000 के दो पार्ट कर दो, 15,000 और 1,85,000. बहुत इजी क्वेश्चन है. 15,000 पे 80 रुपीज का पर एनम मुझे मिलेगा. क्या बोलते हैं? फ्रूट्स मिलेंगे जो 15 रुपीज पे बिकेंगे. रेवेन्यू इंटू 5, रेवेन्यू इंटू 5 वैल्यूएशन है. रेवेन्यू इंटू 5 वैल्यूएशन है. तो 900 लाख 15,000 कोकोनट पाम्स का वैल्यूएशन कितना आया? 900 लाख. और बाकी के 1,85,000 80 फ्रूट्स आते हैं जो एक फ्रूट 30 में बिकता है. इंटू 5 वैल्यूएशन है. तो 222,000 लाख. तो 231,000 लाख मतलब 231 करोड़ मेरा वैल्यूएशन आया. व्हाट विल बी द वैल्यूएशन ऑफ 2 लाख कोकोनट पाम्स? 231 करोड़. इतना सिंपल क्वेश्चन था, है ना. डरना नहीं है इतना लंबा लंबा लिख के, इतना ही आंसर आया इसका, है ना. क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट सेकंड क्वेश्चन. 1st January X2, the directors of Johnson Limited decided to terminate production of one of its company divisions. अच्छा क्वेश्चन है ये. This decision was publicly announced on 31st January X2. The activities of division were gradually reduced from 1st April X2 and the closure is expected to complete by 30th September X2. On 31st January X2, जिस दिन announce किया है, directors prepared the following estimates for financial implications of the closure. Redundancy cost were initially estimated at 2 million. Further expenditure of 8 lakh will be necessary to retrain the employees which will be affected by the closure but remain with Johnson Limited. In different divisions, this retraining will begin early in X2. Later estimates are that redundancy cost will be 1.9 million and retraining cost will be 8,50,000. Plant and equipment having expected carrying value at 31st March X2 of 8 million will be have recoverable amount of 1.5 million. मतलब 6.5 million का impairment. Division is under a contract to supply goods to a customer for next 3 years at a predetermined price. It will be necessary to pay compensation of 6 lakh to this customer. Compensation actually paid was 5,50,000. Division will make operating losses of 3 lakh per month in the first 3 months of X2, X3 and 2 lakh per month in the next 3 months of X2, X3. क्योंकि मैं प्रोडक्शन स्लो डाउन करूंगा तो लॉस होगा. This estimate proved accurate for April X2 and May X2. Division operates from a leased dual premise. ये important है. The lease is a non-cancellable operating lease with an unexpired term of 5 years from 31st March X2. The annual lease rentals are 1.5 million. The landlord is not prepared to discuss any early termination payment. मतलब landlord वाइड है, वो नहीं बोल रहा है कि हम आपका early termination करेंगे. Following the closure of the division, it is estimated that Johnson Limited will be able to sublet the property from 1st October X2. अब जो प्रॉपर्टी ओनर तो मान नहीं रहा है तो मैं क्या करूंगा? प्रॉपर्टी मेरे पास है तो खाली थोड़ी रखूंगा, तो आई सबलेट इट. Johnson Limited could expect to receive rental of 3 lakh for the 6-month period from 1st October to 31st March X3 and annual rentals of 5 lakh from each period ending 31st March X4 to 31st March X7. लैंडलॉर्ड मान नहीं रहा है तो मैं क्या करूंगा? उस प्रॉपर्टी को सबलेट कर दी मैंने. ऑल रेंटल्स विल बी रिसीव्ड इन अरियर्स. ये इंपॉर्टेंट है. एनी डिस्काउंटिंग कैलकुलेशन शुड बी परफॉर्म्ड डिस्काउंट रेट ऑफ 5% और क्यूमुलेटिव जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो दिया है. कंप्यूट द अमाउंट विल बी इंक्लूडेड इन द P&L फॉर द प्रोविजन ऑफ क्लोजर ऑफ द डिविजन. इंड एस ऑन प्रोविजन एक रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन की बात करता है कि जब आपने क्लोजर या रिस्ट्रक्चरिंग अनाउंस कर दिया है एंड सिग्निफिकेंट एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है क्लोजर करने की, तो आप P&L में हिट ले सकते हो फॉर द अमाउंट दैट विल बी इनकर्ड फॉर रिस्ट्रक्चरिंग और क्लोजर. कौन कौन सी अमाउंट आएगी ध्यान से सुनना. 1.9 मिलियन रिडंडेंसी आएगी या 2 मिलियन? 1.9 मिलियन बिकॉज इसको एक एडजस्टिंग इवेंट बोल के देखो. जुलाई में मेरा रिडंडेंसी का अमाउंट आया 1.9 मिलियन और मेरा 31st मार्च को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्यू होगा. अब बोला नहीं कि अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव हो चुका है, तो 1.9 मिलियन को एडजस्टिंग इवेंट मान के सिर्फ 1.9 मिलियन का रिडंडेंसी कॉस्ट हम कंसिडर करेंगे.
8,50,000 का रीट्रेनिंग कॉस्ट कंसिडर करेंगे? बिल्कुल नहीं, बिकॉज एम्प्लॉयज़ अभी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है, वो चले जाते तो उनको जो पैसा देना पड़ता हम कंसिडर करते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है तो 8,50,000 को कंसिडर नहीं करेंगे। 6.5 मिलियन का इम्पेयरमेंट कंसिडर करेंगे? बिल्कुल करेंगे। 0.55 मिलियन ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अब ध्यान से सुनना, लीज कॉन्ट्रैक्ट में मुझे आज दिख रहा है कि लॉस हो रहा है। कैसे? 1.5 मिलियन का मेरा लीज रेंटल है और मुझे 5 लाख और 3 लाख मिल रहा है, तो सर्टेनली मुझे लॉस होने वाला है। अब लॉस ओनरस कॉन्ट्रैक्ट है तो प्रोविजंस का स्टैंडर्ड बोलता है कि यस यू हैव टू मेक अ प्रोविजन एंड आप पीएनएल में हिट ले सकते हो। तो ओनरस कॉन्ट्रैक्ट का प्रोविजन कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनना। मेरा कॉस्ट कितना है? 1.5 मिलियन पर एनम और 4.32 क्या है? जो कंपाउंडिंग फैक्टर कितने? 5 साल के। तो 1.5 इंटू 4.32 मेरा 6.48 का तो कॉस्ट लग ही रहा है। ठीक है, ये तो मेरा कॉस्ट है। इनकम क्या हो रहा है? 3 लाख 0.3 मिलियन इंटू 0.95। सी ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। 3 लाख 1 साल के बाद खड़ा है, ठीक है, और वो 6 महीने का रेंट है, तो उसको 1 साल पहले लेके आऊँगा। तो 3 लाख इंटू 0.95 किया मैंने, इसका प्रेजेंट वैल्यू, और 0.45 इंटू 4.32 माइनस 0.95। सी इंटरमीडिएट पीरियड में इतना क्यूमुलेटिव मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर बनता है, ठीक है, 4.32 माइनस 0.95। और इतने पीरियड में 3.37 जो पीरियड है जिसका क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर 3.37 है, उसमें मुझे कितना मिलने वाला है? 0.5 मिलियन, तो 1.685। आज की टर्म्स में इनकम कितना हो रहा है? 0.285 प्लस 1.685, और एक्सपेंस कितना हो रहा है? 6.48 प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में। तो मेरा लॉस आज की डेट में कितना है? 4.51 मिलियन, जिसका मैं प्रोविजन बनाऊंगा। अच्छा, ये 4.32 माइनस 0.95 करने के बदले मैं एक काम करता हूँ, 5% से सोचूं तो कितने साल तक मुझे रेंट मिलने वाला है? सी यहाँ पे देखो, 31 मार्च X4 से लेकर 31 मार्च X7 तक, मतलब 0.9 1 साल के बाद 2-3-4 ईयर्स में मुझे 5-5 लाख का रेंट मिलने वाला है। तो 1.05 फर्स्ट ईयर जाने दो, सेकेंड ईयर M प्लस, थर्ड ईयर M प्लस, फोर ईयर M प्लस MRC 1.05 X4 X5 X6 X7 4 साल, सॉरी माई मिस्टेक। फर्स्ट ईयर जाने दो, सेकेंड ईयर M प्लस, थर्ड ईयर M प्लस, फोर्थ ईयर M प्लस, फिफ्थ ईयर M प्लस, 3.37 आ गया। तो आपको कैसे करना है? 4.32 माइनस 0.95 भी कर सकते हो और बाकी कैलसी पे निकालो तो भी 3.37 आएगा। तो किया क्या हमने रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट का प्रोविजन किया, जिसमें 1.95 मिलियन आएगा, 8,50,000 नहीं आएगा, 6.5 मिलियन आएगा क्या? इम्पेयरमेंट कॉस्ट है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आएगा। अब जो लीज कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ओनर मान नहीं रहा है, तो मुझे प्रॉपर्टी को मजबूरन सबलेट आउट करना पड़ेगा। अच्छा, मेरा सबलेट, मैं जो ओनर को पे कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ? 1.5 मिलियन कर रहा हूँ अगले 5 साल तक। तो उसकी आज की टर्म्स में कितना मैं पे कर रहा हूँ? 6.48 मिलियन। लेकिन मैंने जो सबलेट किया उससे मुझे इनकम हो रही है कितनी? 0.285 प्लस 1.685। तो दोनों का जो डिफरेंस है, जो लॉस है, वो कितना है आज की टर्म्स में? 4.51, 4.31 या 4.51 व्हाटएवर, एंड इसका मुझे प्रोविजन बनाना पड़ेगा। समझ में आई बात? ये एक पॉइंट इसमें अच्छा था, कौन सा? लीज वाला। क्वेश्चन इजी था लेकिन ये पॉइंट समझने जैसा था। लास्ट क्वेश्चन, एंटिटी एक्स, a utility company, enters into a contract for 20 years with entity Y, a power company, to purchase all of its electricity produced by a new power station. The solar power station is explicitly specified in the contract and entity Y has no substitution rights. मतलब लीज कह सकता हूँ कि मैं Ind AS 116 में एक राइट ऑफ यूज एसेट बुक कर सकता हूँ। Entity Y owns the solar power station and will receive all tax credits related to construction and ownership of solar power station. मतलब जो टैक्स क्रेडिट मिल रहा है वो लेसर को मिल रहा है। And entity X will receive renewable energy credits that accrue for the use of solar power station. Whether entity X has a right to obtain substantially all economic benefits from the solar power station? Yes. टैक्स क्रेडिट लेसर को मिल रहा है. It will not affect the assessment of lease of right of use asset for the lessee because I am still able to control the asset and receive substantially all the economic benefits. Tax credit उसको मिल रहा है, it is irrelevant for
लेसी। ऐसा सेम एग्जाम्पल आपकी मॉड्यूल में दिया गया है, आंसर एक बार पढ़ लेना, क्वेश्चन पूछता नहीं। यहाँ हमारी आरटीपी पूरी खत्म होती है। क्वेश्चन नंबर 4 कंसोलिडेशन का सबसे ज़्यादा टाइम लग गया, बाकी के क्वेश्चन टच एंड गो थे, आप एक बार वापस पढ़ोगे। ऑब्वियसली मैंने आपको गाइड कर दिया कि हर एक क्वेश्चन में कौन सा पॉइंट ट्रिकी था जिसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है। एंड दिस इज हाउ यू प्रिपेयर फॉर एफआर इन नेक्स्ट 2 मंथ्स, कि जब आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में क्या ट्रिकी है, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन में तो आपने इतना प्रैक्टिस किया है तो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड एज ऑफ नाउ। अच्छे से पढ़ते रहना, कुछ डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर देना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।